तुम्हें बेदर्दी से मार दिए जाने के बाद तुम राक्षसों की दुनिया में आ गए। 1000 सालों तक लड़ते हुए तुम आखिरकार एक महान राक्षस सम्राट बन गए। लेकिन जब तुम असली ड्रैगन बनने ही वाले थे, तभी एक जादुई चक्र ने तुम्हें अचानक वापस ब्लू स्टार पर बुला लिया। उस वक्त कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की सू छिंग शुए उस जादुई चक्र के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में लालच और कुछ बड़ा पाने की भूख साफ दिख रही थी। हे दूसरी दुनिया के महान प्राणी, मेरी पुकार सुनो और मेरे सामने प्रकट हो जाओ। पल भर में ही आसमान को चीरती हुई एक तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और उसमें से एक ऐसी भयानक ऊर्जा निकली जिसने सबका दिल दहला दिया। ये देखकर मंच पर बैठे प्रिंसिपल साहब झटके से खड़े हो गए। ये ताकत, ये तो पक्का कोई बहुत ही उच्च दर्जे का जीव है। क्या सच में? क्या हम आज एक बॉस लेवल वाले शक्तिशाली जीव को जन्म लेते हुए देखने वाले हैं? वो रोशनी और भी तेज होती जा रही थी। सबने अपनी सांसें थाम ली थीं। सू छिंग शुए तो खुशी के मारे कांप रही थी। उसे तो जैसे वो नजारा दिखने लगा था जहां वो एक जादुई जानवर की मालकिन है और हजारों लोग उसके सामने सिर झुका रहे हैं। लेकिन तभी वो रोशनी अचानक से गायब हो गई। वहाँ कोई विशालकाय जानवर नहीं था और न ही कोई जमीन हिला देने वाली दहाड़ सुनाई दी। हवा से कोई काली सी चीज नीचे गिरी। सबने झट से उसकी तरफ देखा। वो एकदम कोयले जैसा काला, बहुत ही कमजोर और मरियल सा एक छोटा काला सांप था। एक ही नजर में सब समझ गए कि वो कौन सी नस्ल का सांप है। ब्लैक मड स्नेक। ब्लैक मड स्नेक, F ग्रेड की ताकत वाला बेकार सांप। अरे बाप रे, मुझे तो हंसी आ रही है। हा 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 हा। इस ग्रेड की जादुई ताकत से इसने सिर्फ एक ब्लैक मड स्नेक बुलाया है। पूरे मैदान में पल भर में हंसी और मजाक गूंजने लगा। सू छिंग शुए के चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी और बस अपने पैरों के पास पड़े उस मामूली से काले सांप को घूर रही थी। ये नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है? और उस वक्त जब सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, तुमने धीरे से अपनी आंखें खोली। तुमने नीचे अपनी मौजूदा हालत को देखा। कमजोर, बेजान, तुम्हारे अंदर जादू का एक कतरा भी नहीं बचा था। 1000 मीटर लंबे और आसमान निगल जाने वाले राक्षस सम्राट से तुम एक ऐसे कीड़े बन गए थे जिसे कोई भी एक पैर से कुचलकर मार सकता था। पर इस सब के बावजूद तुम्हारे चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। लेकिन जब तुम्हारी नजर अपने सामने खड़ी उस औरत पर पड़ी तो तुम्हारी आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं। 1000 साल बीत जाने के बाद भी तुमने एक ही नजर में उस औरत को पहचान लिया। सू छिंग शुए, तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारे परिवार का वो खानदानी पेंडेंट चुराने के लिए इसी ने तुम्हें धोखे से पहाड़ पर चढ़ने के लिए बुलाया था और फिर मौका देखकर तुम्हें खाई में धक्का दे दिया था। और उसी पेंडेंट के दम पर सू छिंग शुए ने S ग्रेड की ताकत हासिल कर ली थी। ये सब याद करके तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुम्हारे चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। वाह, तो जिस इंसान ने मेरा ड्रैगन बनना बीच में रोक दिया और मेरा शरीर तबाह कर दिया, वो कोई और नहीं, मेरे पिछले जन्म की सबसे बड़ी दुश्मन सू छिंग शुए है। ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। तभी भीड़ में से किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, छिंग शुए, लगता है तुम्हारी सारी किस्मत 3 साल पहले ही खत्म हो गई थी। पीले रंगे हुए बालों वाला एक लड़का वहाँ आया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा बाज चल रहा था जिसके पंख 3 मीटर से भी ज्यादा फैले हुए थे। उस बाज के पंख लोहे जैसे सख्त थे। उसकी आंखें बहुत तेज थीं और उसमें से एक खतरनाक ताकत महसूस हो रही थी। उस लड़के का नाम था झाओ कुओ। चियांग हाई शहर के 4 सबसे बड़े परिवारों में से एक, झाओ परिवार का वारिस। और तुम्हें खाई में धक्का देने की साजिश रचने वालों में से एक, ब्लैक मड स्नेक जैसा ये कचरा मेरे तूफानी बाज के दांतों में फंसने के लायक भी नहीं है। सू छिंग शुए, यही है तुम्हारी S ग्रेड की महान ताकत। ये सब सुनकर भी तुम्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। तुम बस शांति से कुंडली मारकर बैठ गए। तुम्हारी वो सुनहरी आंखें झाओ कुओ की गर्दन को बहुत ही ठंडेपन से घूर रही थी। झाओ कुओ, तुम मेरी इस हालत पर इतना खुश मत हो। शर्म के मारे सू छिंग शुए का चेहरा लाल पड़ चुका था और उसी पल उसे इस बेकार सांप से सख्त नफरत हो रही थी जिसने उसकी इतनी बेइज्जती कराई थी। यह देखकर प्रिंसिपल तुरंत स्टेज से नीचे आ गए। ठीक है, सब शांत हो जाओ। सू छिंग शुए, माना कि तुम्हारे समन का लेवल बहुत कम है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। अब तुम ही बताओ, क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को रखना चाहती हो या इसे तोड़ने की आरंशी देना चाहती हो? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का मतलब है कि तुम्हारी मानसिक शक्ति को गहरा धक्का लगेगा और कम से कम 3 साल तक तुम दोबारा समन नहीं कर पाओगी। किसी भी स्टूडेंट के लिए ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ये सोचकर सू छिंग शुए के चेहरे के भाव तेजी से बदलने लगे और आखिरकार उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक आ गई। सर, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रखूंगी, भले ही यह F रैंक का ब्लैक अर्थ स्नेक क्यों न हो। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इसे अच्छे से ट्रेन किया जाए तो यह जरूर कुछ बड़ा कर सकता है।
वैसे उसने कहा तो यही, लेकिन तुमने उसकी आंखों में पल भर के लिए चमकी उस बेरहमी को बड़ी चालाकी से भांप लिया। या तो ये मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहती है या फिर सीधा बलि का बकरा बनाना चाहती है। यह कहकर सू छिंगशवे नीचे झुकी ताकि वो तुम्हें अपने हाथों में उठा सके। तभी तुमने झटके से अपना फन उठाया और उसे चेतावनी देते हुए फुफकार मारी। तुम्हारी उन खौफनाक आंखों को देखकर सू छिंगशवे बुरी तरह चौंक गई। पल भर के लिए उसे एक अजीब सा वहम हुआ, जैसे उसके सामने कोई छोटा मोटा सांप नहीं बल्कि कोई बेहद खूंखार और प्राचीन राक्षस खड़ा हो। उसने झटके से अपना सिर हिलाया। उस अनजाने डर ने उसके गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया था, इसलिए अब उसने अपना वो मीठा नाटक छोड़ दिया और सीधा तुम्हारी गर्दन को थोर से दबोच लिया और बड़ी बेदर्दी से तुम्हें अपनी कमर पर टंगे स्पिरिट पेट बैग में ठूंस दिया। उस अंधेरे और घुटन भरे बैग के अंदर तुमने धीरे से अपनी आंखें बंद की और तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर का जाया लेने लगी। इस कमजोर से शरीर को टटोलते हुए तुमने पाया नसों में रुकावट थी और हड्डियां बेहद नाजुक थीं। हाड़ की थैली भी एकदम सूखी पड़ी थी। सच में इससे ज्यादा घटिया शुरुआत और क्या ही हो सकती थी। लेकिन अगले ही पल तुम्हारी आंखें झटके से खुल गईं। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में एक काले रंग का मोती हवा में हल्का हल्का तैर रहा था। वो तुम्हारी असली ताकत डेमन कोर हेवन स्वेलोइंग पर्ल था। माना कि पिछला शरीर तबाह होने की वजह से इसकी चमक लगभग बुझ चुकी थी, लेकिन फिर भी एक चिंगारी अभी बाकी थी। इसे देखकर तुमने राहत की सांस ली। जब तक ये हेवन स्वेलोइंग पर्ल मेरे पास है तो क्या हुआ अगर मैं एक केंचुआ भी बन जाऊं? मैं सब कुछ निगलकर एक असली ड्रैगन बन सकता हूं। कुछ ही देर बाद जियांग हाई शहर की सड़क पर एक लग्जरी वैन तेजी से दौड़ रही थी। सू छिंगशवे पीछे वाली सीट पर मुंह फुलाए गुस्से में बैठी थी। मैम, आप इतना परेशान मत होइए, साहब पहले ही कोई रास्ता निकाल रहे हैं। वो कह रहे थे कि ब्लैक मार्केट से कोई बोन मैरो साफ करने वाली दवा। चुप रहो। एक एफ रैंक के ब्लैक अर्थ स्नेक को महंगी दवा दूं? क्या तुम्हें लगता है कि सू परिवार के पास पैसे पैरों पर उगते हैं? ड्राइवर डर के मारे कांप उठा और उसकी आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वही सू छिंगशवे ने अपना सिर झुकाया और अपने हाथ में पकड़े उस बैग को नफरत भरी नरों से घूरने लगी। चूंकि मैंने इस कचरे को समन कर ही लिया है तो अब मुझे इसका पूरा फायदा उठाना होगा। मैंने सुना है कि कुछ काले जादू होते हैं जिनमें अपने ही स्पिरिट पेट की बलि चढ़ाकर अपनी ताकत बढ़ाई जा सकती है। माना कि ये थोड़ा बेरहम है, लेकिन मेरे भविष्य के लिए इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। इसलिए सू परिवार के विला पहुंचते ही सू छिंगशवे सीधे अपने ट्रेनिंग रूम में घुस गई। उसने अंदर से दरवाजा लॉक किया और साउंड प्रूफ बैरियर चालू कर दिया। फिर उसने तुरंत उस स्पिरिट पेट बैग को खोला और तुम्हें झटके से बाहर फेंक दिया। इसके बाद वो ट्रेनिंग रूम के बीचों बीच गई, जहां एक पत्थर की मेज रखी थी। उस मेज पर कुछ अजीबोगरीब निशान खुदे हुए थे। उसने अलमारी से एक चांदी का छोटा चाकू निकाला और बिना कुछ सोचे अपनी ही उंगली चीर ली। जैसे ही खून की गहरी लाल बूंदें नीचे गिरी, उसने हवा में ही बड़ी तेजी से खून से एक बेहद मुश्किल सा जादुई निशान बना दिया। वैसे तो हम दोनों के बीच एक बराबरी का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, लेकिन तुझ जैसा कचरा मेरे बराबर बैठने के लायक ही नहीं है। मैं तुझे गुलामी का अनुबंध दूंगी और आज के बाद से तेरी जान मेरी मुट्ठी में होगी और तेरी रूह मेरे इशारों पर नाचेगी। बीस्ट टेमिंग की दुनिया में गुलामी का अनुबंध सबसे क्रूर और निर्दयी बंधन माना जाता है। एक बार यह अनुबंध हो जाने पर स्पिरिट पेट अपनी पूरी पहचान खो देता है और अपने मास्टर के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाता है। जाओ, सू चिंग शू ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, और तभी खून जैसे लाल रंग में चमकता हुआ वह गुलामी का प्रतीक तुम्हारे माथे के बीचों बीच छपने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन तुम अपनी तरफ आते हुए उस प्रतीक को देखकर तुम्हारी आंखों में मजाक उड़ाने वाली एक चमक आ गई। एक राक्षस सम्राट को अपना गुलाम बनाने की कोशिश। यह तो बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई चींटी हाथी को जंजीरों में बांधने की कोशिश कर रही हो, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे ही उस खूनी प्रतीक ने तुम्हारे शल्कों को छुआ। सू चिंग शू के दिमाग के अंदर अचानक एक जोरदार बिजली कड़की। उसका मानसिक दायरा, जो सिर्फ एक छोटे से कमरे जितना था, पलक झपकते ही एक अंतहीन खूनी समंदर में डूब गया। यह समंदर तुम्हारे हजारों सालों के खून खराबे से बनी तुम्हारी खौफनाक मानसिक शक्ति का रूप था। और इस खूनी समंदर के ठीक ऊपर आसमान को ढक लेने वाली एक विशाल काले ड्रैगन की परछाई धीरे धीरे उभरने लगी। उसकी लाल आंखें नीचे धूल के कण जैसी सू चिंग शू को घूर रही थी। असल दुनिया में सू चिंग शू के मुंह से अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख निकल पड़ी। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और दर्द से तड़पते हुए घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। तुझ चींटी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी रूह पर कब्जा करने की जुर्रत करे। यह बर्फ जैसी ठंडी और खौफनाक आवाज उसके दिमाग में एक धमाके की तरह गूंजी।
सूचिंग शू ने खौफ से अपनी आंखें फाड़ ली। तुम कोई मामूली काली मिट्टी वाले सांप नहीं हो, आखिर क्या बला हो तुम? तुमने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा अपना जबड़ा खोला और तभी सूचिंग शू का भेजा हुआ वह गुलामी का प्रतीक हवा में ही जम गया। फिर वह तेजी से कांपने लगा और उसका रंग खून जैसे लाल से बदलकर एकदम स्याह काला हो गया। चूंकि तुम्हें अनुबंध का यह खेल खेलने का इतना ही शौक है, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा खेल ही लेता हूँ। इसके बाद तुमने अपने दिमाग में बस एक विचार किया और स्वर्ग निगलने वाले मोती की शक्ति तुरंत जागृत हो उठी। उस शक्ति ने काले प्रतीक का रास्ता पकड़ा और सीधे सूचिंग शू के दिमाग के सबसे गहरे हिस्से पर हमला कर दिया। यह एक उल्टा अनुबंध था। देखते ही देखते उस काले प्रतीक ने हवा में ही अपनी दिशा पलट ली और पहले से 10 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से जाकर सीधे सूचिंग शू के माथे पर जोरदार वार किया। सूचिंग शू का शरीर अचानक सुन्न पड़ गया। उसके चेहरे पर मौजूद दर्द के भाव वहीं के वहीं जम गए। उसकी आंखों की पुतलियां पल भर के लिए फैली और फिर तुरंत वापस अपनी जगह आ गईं और उसकी रूह की गहराइयों में चुपचाप एक काला बीज बो दिया गया, जिसने उसकी जिंदगी और मौत को हमेशा के लिए तुम्हारे साथ बांध दिया। यह कोई मामूली गुलामी का अनुबंध नहीं था। तुमने उस अनुबंध के नियमों में ही फेरबदल कर दिया था। अब बाहर से देखने वालों को यही लगेगा कि सूचिंग शू ही इस रिश्ते की मालकिन है, लेकिन असल में रूह के स्तर पर सूचिंग शू एक पोषण देने वाली बन चुकी थी। अपनी कड़ी मेहनत और तपस्या से वो जो भी आध्यात्मिक ऊर्जा कमाएगी, उसका 70% हिस्सा अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। और तो और उसे जो भी चोट लगेगी, तुम चाहो तो उस दर्द को खुद तक पहुंचने से रोक सकते हो, लेकिन तुम्हें जो भी चोट लगेगी, तुम उसका एक हिस्सा उस पर थोप सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिर्फ तुम्हारे एक इशारे की देर है और वह शैतानी बीज उसी पल फट जाएगा और सूचिंग शू की रूह के चीथड़े उड़ जाएंगे। कुछ पलों के बाद सूचिंग शू बेजान सी जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपने माथे के बीचों बीच छू कर देखा। वहाँ कोई निशान नहीं था, लेकिन वह बहुत साफ महसूस कर पा रही थी कि उसके और सामने बैठे इस काले सांप के बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता बन चुका है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। और वह रिश्ता उसके अंदर तुम्हारे लिए एक अजीब सा खौफ और दबदबा पैदा कर रहा था। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि आलस से अपनी कुंडली मारकर बैठ गए। तुम्हें अब बस बहुत जोरों की भूख लग रही थी। करार को जबरदस्ती बदलने में तुम्हारी बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च हुई थी। अब तुरंत बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत थी, इसलिए तुमने अपना सिर घुमाया और तुम्हारी नजर ट्रेनिंग रूम के कोने में रखे एक रैक पर पड़ी। वहाँ कुछ बेसिक स्पिरिट पोशन और एक निचले स्तर के जादुई जानवर का क्रिस्टल कोर रखा था। अगले ही पल तुम तेजी से हिले और छलांग लगाकर रैक पर पहुँच गए और फिर सू चिंगशवे की फटी हुई आंखों के सामने तुमने अपना मुंह खोला और मुट्ठी के बराबर उस क्रिस्टल कोर को एक ही बार में निगल लिया। तुम्हारी खौफनाक पाचन शक्ति तुरंत एक्टिव हो गई। वो क्रिस्टल कोर शुद्ध ऊर्जा में बदल गया, जो तुम्हारे शरीर को ताकत देने लगा। यह देखकर सू चिंगशवे जहाँ की तहाँ सन्न रह गई। 30,000 फेडरेशन कॉइन की कीमत वाला वो क्रिस्टल कोर किसी टॉफी की तरह खाया जा चुका था। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन उसकी एक आवाज तक निकालने की हिम्मत नहीं हुई। अगली सुबह सू चिंगशवे बिस्तर पर लेट ही रही। वो रात भर नहीं सोई। कल रात जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती, उसके दिमाग में बस वो ठंडी सुनहरी आंखें घूमने लगती। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सू चिंगशवे दरवाजे पर गई और बाहर देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। सामने झाओकुओ लाल गुलाबों का एक बड़ा सा गुलदस्ता लिए खड़ा था और उसके पीछे उसका वही तूफानी बाज था। चिंगशवे, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं खास तौर पर सबसे बेहतरीन बीस्ट फूड लेकर आया हूँ, ताकि तुम्हारे उस बेकार सांप को कुछ खिला सकूं। यह सुनकर सू चिंगशवे ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। अगर पहले की बात होती तो शायद वो फिर भी थोड़ा मुस्कुरा कर बात कर लेती, लेकिन अभी उसका दिमाग पहले ही बहुत खराब था। पर झाओ परिवार की ताकत के बारे में सोचकर उसे मजबूरन अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लानी पड़ी और उसने दरवाजा खोल दिया। झाओकुओ, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें देखने आया हूँ यार, झाओकुओ ने बिना किसी शर्म के कहा। वो सीधे अंदर घुस आया और उसकी बेशर्म निगाहें सू चिंगशवे को ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। लगता है रात को ठीक से सो नहीं पाई। जाहिर सी बात है, तुम्हारी जगह कोई भी होता और ऐसा कचरा सांप बुलाता तो उसकी भी नींद उड़ ही जाती। यह कहते हुए वो अकड़कर लिविंग रूम में गया और उसकी नजर सीधी सोफे पर कुंडली मारे उस छोटे काले सांप पर पड़ी। ओह, तो यही है वो मिट्टी का काला सांप, अभी तक सो रहा है, बिल्कुल सुअर की तरह आलसी है, झाओकुओ ने मजाक उड़ाते हुए कहा। उसने चुटकी बजाई और उसके पीछे बैठे उस तूफानी बाज ने तुरंत अपने मालिक का इशारा समझ लिया। उसने एक कान फाड़ देने वाली चीख निकाली
और अपने पंख फड़फड़ाए। वो जमीन से उड़ा और लिविंग रूम के ऊपर गोल गोल चक्कर लगाने लगा। नीचे काले सांप को घूरते हुए उस तूफानी बाज की आंखों में एक खौफनाक और जालिम चमक थी। वैसे भी किसी भी शिकारी पक्षी के लिए सांप तो सबसे स्वादिष्ट दावत होते हैं, और वो भी ऐसा छोटा सांप जिसमें से कोई जादुई ऊर्जा तक महसूस नहीं हो रही थी। जाओ, हमारे इस छोटे काले सांप को थोड़ा मजा चखाओ। ध्यान रखना, इसे जान से मत मारना, बस इसकी पूंछ काट लेना। हुक्म मिलते ही वो तूफानी बाज खुशी से जोर से चीखा और अपने पंख सिकोड़कर सीधे नीचे की तरफ झपट्टा मारा। उसके नुकीले पंजे सीधे काले सांप को दबोचने के लिए आगे बढ़े। ये देखकर सू चिंगशवे के चेहरे का रंग उड़ गया। झाओ कुओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब उन दोनों की जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। अगर इस काले सांप को गहरी चोट लगी तो उसका असर सीधे उसकी जान पर भी पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो उसे रोकने के लिए आगे दौड़ी, झाओ कुओ ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे चिंगशवे, इतना दिल छोटा मत करो यार, हम तो बस थोड़ा खेल रहे हैं। और ठीक उसी पल जब बाज के पंजे तुम्हें छूने ही वाले थे, तुमने अचानक अपनी आंखें खोल दी। तुम्हारी आंखों में नींद टूटने का कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि अपना शिकार खुद चलकर सामने आने की खुशी थी। ग्रे डे का विंड, एलिमेंट बीस्ट, इसकी जीवन ऊर्जा तो काफी दमदार लग रही है, बस ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था। और तभी जैसे ही चील के पंजे तुम्हारे शल्कों को छूने वाले थे, तुम्हारा शरीर एक काली बिजली की तरह चमका। पलक झपकते ही तुमने चील के उस जानलेवा वार से खुद को बचाया और उस गेल ईगल के पंजों से होते हुए ऊपर की ओर लिपट गए। आधे सेकंड में ही तुम उस गेल ईगल की गर्दन तक पहुंच चुके थे। फिर तुमने अपना मुंह खोला और अपने दो नए विकसित हुए जहरीले दांत दिखा दिए और उन्हें गेल ईगल के गले की सबसे कमजोर नस में गहराई तक गाह दिया। उस गेल ईगल की एक दर्दनाक चीख निकल गई। वो खुद को छुड़ाने के लिए पागलों की तरह अपने पंख फड़फड़ाने लगा, लेकिन उसकी गर्दन से लिपटे तुम एक काले सांप के रूप में टस से मस नहीं हुए। अगले ही पल कुछ और भी भयानक हुआ। उस गेल ईगल का जो शरीर पहले इतना विशाल और मजबूत था, वो देखते ही देखते सूखने लगा। उसकी आंखों की चमक तेजी से गायब होने लगी। इस वक्त उस गेल ईगल को एक खौफनाक डर सता रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर का खून, उसकी रूहानी ताकत और यहाँ तक कि उसकी जीवन शक्ति भी उसके शरीर पर बैठा वो खूंखार की जा पागलों की तरह चूस रहा था। वो गर्म खून शुद्ध हवा की ताकत के साथ मिलकर तुम्हारे पेट में जा रहा था, जिससे तुम्हें इतना सुकून मिल रहा था कि तुम्हारे मुंह से आह निकल गई। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि जब तक वो गेल ईगल हवा से नीचे फर्श पर नहीं गिरा और तड़पने नहीं लगा, तब जाकर झाओ कुओ को कुछ समझ आया। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। ये एक क्लास का पेट था जिसे मेरे परिवार ने एक मोटी रकम देकर मेरे लिए खरीदा था। मैं तुझे जान से मार दूंगा, कमीने जानवर, झाओ कुओ ने दहाड़ते हुए कहा। उसने हमला करने के लिए अपने हाथों में आग का एक गोला इकट्ठा किया। इस वक्त तुम उस चील की लाश के ऊपर कुंडली मारे बैठे थे। उस चील का सारा खून पीने के बाद तुम्हारे शरीर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। तुम्हारे फीके काले शल्क अब शीशे की तरह चमकने लगे थे। हालांकि तुम्हारा आकार सिर्फ आधा मीटर ही बड़ा था, लेकिन तुम्हारे शरीर का रुतबा पूरी तरह से बदल चुका था। तुम्हारे चारों ओर एक काले रंग का धुआं सा मंडरा रहा था, जो एक खूंखार सांप के सिर की परछाई जैसा लग रहा था। झाओ कुओ की दहाड़ सुनकर तुमने धीरे से अपना सिर घुमाया और फिर झाओ कुओ की तरफ मुंह खोल दिया। तुम्हारे मुंह से तेज धार वाला काला धुआं थोड़ से बाहर निकला। उस काले धुएं ने पल भर में उस आग के गोले को निगल लिया और वो धुआं बिना रुके सीधा झाओ कुओ के सीने से जा टकराया। झाओ कुओ हवा में उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा गिरा और दरवाजे के पास रखे जूतों के रैक से जोर से टकराया। इस वक्त उसकी आंखों में यकीन न कर पाने वाली हैरानी थी। क्या बकवास है, ये एक F क्लास का ब्लैक अर्थ स्नेक है जिसने एक ही वार में A क्लास के गेल ईगल को मार गिराया और एक लेवल 1 के बीस्ट टेमर, यानी मुझे भी एक ही झटके में दूर फेंक दिया। ये देखकर तुमने बेपरवाही से अपनी नजरें हटा लीं। ऐसा कचरा इंसान, अगर मेरी तात अभी पूरी तरह से वापस आ गई होती ना, तो वो काले धुएं का एक ही वार इसे गलाकर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बना देता। फिर तुमने अपना सिर नीचे किया और खुद चलकर आए इस नाश्ते के मजे लेने लगे। इस वक्त हॉल में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। सू चिंगशुई अपनी जगह पर बुत बनी खड़ी थी। वो बुरी तरह से घायल झाओ कुओ और बड़ी शांति से अपना खाना खा रहे उस काले सांप को देखे जा रही थी। उसे अपने शरीर में एक ठिठुरन सी महसूस हुई। उसे अब जाकर समझ में आ रहा था कि वो आखिर किस भयानक बला को अपने साथ घर ले आई थी। कुछ पल बाद झाओ कुओ अपने सीने को पकसे हुए जूतों के रैक के मलबे से उठने की कोशिश करने लगा। एक बीस्ट टेमर परिवार के वारिस के तौर पर उसने बचपन से ही जादुई जानवरों की किताबों को चाट रखा था। ब्लैक अर्थ स्नेक, नस्ल की क्षमता F क्लास, बिना हेयर वाला और काटने की तारथा भी बेहद कम। इसकी इकलौती खूबी बस मरे हुए होने का नाटक करना है। लेकिन उसके सामने जो चीज थी
उसमें न सिर्फ एक जानलेवा हेर था, बल्कि वो चीज गला देने वाले काले धुएं को भी कंट्रोल कर सकता था। और तो और उसने एक क्लास के पेट को पल भर में मार गिराने की ताकत दी थी। ये सोचते ही उसने पास खड़ी उस लड़की को बहुत ही खूंखार नजरों से देखा। सू चिंगशुए, तुमने मुझे फंसाया। ये सुनकर सू चिंगशुए अपने उस डर से बाहर आई। उसने झाओ कुओ की उस खस्ता हालत को देखा। उसके दिल में एक पल के लिए सुकून सा महसूस हुआ, लेकिन जल्द ही वो एक बहुत बड़े खौफ में डूब गई। जियांगहाई शहर में झाओ परिवार का बहुत बड़ा दबदबा है। अगर झाओ कुओ को कुछ हो गया तो सू परिवार इसका अंजाम बिल्कुल नहीं भुगत पाएगा। नहीं, यंग मास्टर झाओ, मेरी बात सुनिए। मुझे भी नहीं पता कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। मैं इसे बिल्कुल काबू नहीं कर पा रही हूँ। बिल्कुल नहीं। वाह, क्या बहाना है कि तुम काबू नहीं कर सकती। सू चिंगशुए, मुझे लगा था कि तुम बस एक घमंडी और खूबसूरत शोपीस हो, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी चालाक होगी। मुझे धोखे में रखने के लिए तुमने जानबूझकर समनिंग फेल होने का नाटक किया। तुम्हारी इस चालाकी का हिसाब ये यंग मास्टर जरूर लेगा। इतना कहकर उसने पीछे मुड़कर कुंडली मारे हुए काले सांप को देखा। और तू, ए नीच जानवर, ये मत सोचना कि थोड़े से म्यूटेशन की वजह से तू तहलका मचा देगा। इस दुनिया में एक पालतू जानवर को जान से मारने के 10,000 तरीके हैं। ये खतरनाक धमकी देने के बाद वो तुरंत विला के मेन गेट से बाहर भाग गया। उसे डर था कि कहीं वो काला सांप पीछे से उस पर फिर से हमला न कर दे। ये नजारा देखकर सू चिंगशुए जमीन पर धड़ाम से बैठ गई। उसके मन में खलबली मची हुई थी। डर और नफरत से उसका बुरा हाल था, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी खुशी भी थी जिसे वो छिपा नहीं पा रही थी। अगर ये सांप सच में इतना ताकतवर है, तो फिर 3 दिन बाद होने वाले न्यूबी ट्रायल में मेरी जीत तो पक्की है। जब सू चिंगशुए अपने मन में ये ख्याली पुलाव पका रही थी, तभी तुमने अचानक अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को खड़ा कर लिया। तुम्हारी सुनहरी और तीखी आंखों ने लिविंग रूम के बीचों बीच रखे उस शोकेस पर निशाना साध लिया। वहाँ रखे थे सू चिंगशुए के सालों से जमा किए गए कई तरह के इनाम, और उस शोकेस के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक बहुत ही पुराना और चमकदार जेड का पत्थर अलग से रखा हुआ था। उस पत्थर का आकार आधे चांद जैसा था। भले ही वो आर पार नहीं दिखता था, लेकिन उसमें से एक बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी ऊर्जा निकल रही थी। ये वही खानदानी जेड का पत्थर था जिसे तुमने अपने पिछले जन्म में 18 सालों तक पहना था। तो ये यहाँ है। इसे देखते ही तुम्हारे अंदर गुस्से का एक ज्वालामुखी फट पड़ा, लेकिन तुमने तुरंत अपनी ठंडी और शांत सोच से उसे दबा दिया। पिछले जन्म में तुम्हें इस पत्थर का राज नहीं पता था। तुम बस इसे एक याद समझकर रखते थे, जब तक कि मरने के बाद दानव लोक में 1000 साल की तपस्या के दौरान तुमने अपने बीते कल को नहीं देखा। तब जाकर तुम्हें पता चला कि ये पत्थर असल में एक हाई लेवल स्पेस का टुकड़ा है, जिसके अंदर बहुत ही शुद्ध और जन्मजात आध्यात्मिक ऊर्जा कैद है। और अभी के तुम्हारे शरीर के लिए ये सबसे बेहतरीन ताकत का डोज था। इसलिए तुमने अपनी दानवी ताकत से अपनी पूंछ को एक चाबुक की तरह मजबूत किया और सीधे शोकेस के शीशे को चकनाचूर कर दिया। फिर उस पुराने जेड के पत्थर को अपनी पूंछ में लपेटकर बाहर खींच लिया। ये देखकर सू चिंगशुए ने तुरंत तुम्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तुमने बस मुड़कर उसे एक खौफनाक और ठंडी नजर से देखा, और वो डर के मारे अपनी जगह पर ही जम गई। जैसे ही तुमने उस जेड के पत्थर को निगला, एक बहुत ही खौफनाक और विशाल ऊर्जा का सैलाब पल भर में तुम्हारे शरीर के अंदर फट पड़ा। वो सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, बल्कि उसमें स्पेस के नियमों का एक छोटा सा हिस्सा भी शामिल था। किसी आम जादुई जानवर के लिए ऐसी चीज निगलने का मतलब था पल भर में शरीर का फट जाना और भयानक मौत। लेकिन तुम्हारी जन्मजात जादुई तकनीक, स्वर्ग निगलने की कला, जो आसमानी बिजली के कहर को भी हजम कर सकती है, उसके सामने ये एक छोटा सा स्पेस का टुकड़ा क्या चीज था। और फिर तुम्हारे शरीर से खून के रंग की एक भयानक ऊर्जा निकलने लगी, जिसने तुम्हारे चारों तरफ एक डरावना सा खूनी कवच बना लिया। ये सब देखकर सू चिंगशुए की पिट्टी गुम हो गई और वो डरकर दीवार के कोने में दुबक गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि कोई आवाज न निकले। वो महसूस कर सकती थी कि पूरे विला के मैग्नेटिक फील्ड में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा था, और लोहे की सारी सजावटी चीजें हल्की हल्की कांप रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत ही खौफनाक चीज जन्म ले रही हो। और उसी वक्त तुम्हारा पूरा ध्यान अपने शरीर के अंदर चला गया। उस जेड के पत्थर को स्वर्ग निगलने वाले मोती ने पूरी तरह से पीस कर रख दिया था, जो अब एक उफनती हुई नदी में बदल चुका था, और वो ताकतवर बहाव तुम्हारी कमजोर नसों को धो रहा था। जैसे ही उस पत्थर की जन्मजात आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से सोख ली गई, तुम्हारी हड्डियों से चटकने की जोरदार आवाजें आने लगी। तुम्हारा शरीर जो पहले सिर्फ आधा मीटर लंबा था, अब बढ़कर सीधे 3 मीटर का हो गया। और सबसे खौफनाक बदलाव तुम्हारे सिर में हुआ। सांप का सिर जो पहले गोल आकार का था,
अब बेहद तीखा और खतरनाक आकार ले चुका था। दोनों तरफ हल्का सा उभार आ गया था, जहां त्वचा के नीचे से सींग जैसी आकृतियां साफ झलक रही थीं। तभी खून के उस कोकून से एक जोरदार हवा का झोंका चारों तरफ फैल गया, जिसने लिविंग रूम के सोफे को सीधा पलट दिया। फर्श से छत तक वाली खिड़कियां चकनाचूर हो गईं, और अगले ही पल वो खूनी कोकून धमाके के साथ फट गया। एक 3 मीटर लंबा, काले लोहे जैसे कड़े शल्कों से ढका हुआ एक विशाल राक्षस लिविंग रूम के बीचों बीच प्रकट हुआ। तुमने धीरे से अपना सिर उठाया और ऊपर से उस तुच्छ सी सू छिंगशवे को घूरने लगे। तुम्हारी भयानक दहशत से सू छिंगशवे के पैर कांप उठे और वो सीधा घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। तुमने फिलहाल उसे नजरअंदाज किया और अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करने लगे। तुम्हारी प्रजाति अब ब्लैक अर्थ स्नेक से विकसित होकर डार्क वेनम पाइथन बन चुकी थी। तुम्हारा लेवल अब टियर 1 के चरम पर पहुंच गया था और तुम्हें 3 नई ताकतें मिली थीं। लोहे जैसा शरीर, जिससे शारीरिक बचाव 500% बढ़ गया था, गला देने वाला तेजाब और परछाइयों में छिपने की कला। अपने अंदर दौड़ती इस नई और खूंखार ताकत को महसूस करके तुमने संतुष्टि से अपनी जीभ बाहर निकाली। फिर अपना सिर नीचे किया और सू छिंगशवे के पीले पड़े चेहरे के पास जाकर कहा, सू छिंगशवे, क्या तुमने ठीक से देख लिया? यही मेरा असली रूप है। एक मजाकिया और खौफनाक आवाज सीधे सू छिंगशवे के दिमाग में गूंज उठी। यह सुनकर सू छिंगशवे की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह जम गया। ये सांप तो सच में कोई शैतान बन चुका था। ये सिर्फ विकसित ही नहीं हुआ, बल्कि अब तो ये सीधे दिमाग में बातें भी कर सकता है। दैट, तुम क्या चाहते हो? मैं 3 दिन बाद होने वाले सीक्रेट रियलम ट्रायल में जा रहा हूँ। अब दफा हो यहाँ से और मेरे लिए सबसे बेहतरीन मांस का इंतजाम कर। सू छिंगशवे ने अपने सामने खड़े उस विशाल राक्षस को देखा। उसके मन का सारा लालच अब खौफ में बदल चुका था, लेकिन साथ ही उसके मन में एक अजीब सी उम्मीद भी जाग उठी। शायद ये शैतान सच में उसे सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचा सकता है। जल्द ही 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। जियांग हाई शहर के पहले बीस टेमिंग हाई स्कूल के मैदान में 12वीं कक्षा के हजारों छात्र पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। आज मिस्टी फॉरेस्ट नाम के नए सीक्रेट रियलम के खुलने का दिन था, और यही वो अहम जंग थी जो तय करेगी कि वे किसी टॉप 20 टेमिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला ले पाएंगे या नहीं। सुना तुमने, वो सू छिंगशवे भी आज आई है। क्या उसने एक बेकार सा सांप नहीं बुलाया था? फिर भी वो इस सीक्रेट रियलम में आने की हिम्मत कर रही है। क्या वो मरने आई है? हो सकता है अपनी किस्मत आजमाना चाहती हो। आखिर वो एस रैंक टैलेंट वाली हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की जो है। अरे छोड़ो यार, एफ रैंक तो एफ रैंक ही रहेगा। अगर उसमें कुछ बदलाव भी आ गया तो भी वो कचरा ही है। अनगिनत लोग मजाक उड़ाती नजरों से कोने में खड़ी सू छिंगशवे को देख रहे थे। सू छिंगशवे ने आज एक चुस्त काले रंग की कॉम्बैट ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा बैग टंगा था। उसका चेहरा भले ही शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी थकान और घबराहट साफ छलक रही थी। सिर्फ वही जानती थी कि उस बड़े से बैग में जरूरत का कोई सामान नहीं था, बल्कि वो खूंखार शैतान था जिसने पिछले कुछ दिनों में उसे टॉर्चर करके पागल कर दिया था। उस काले सांप का पेट भरने के लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी ऊंचे दर्जे के राक्षसी मांस को खरीदने में लगा दी थी। यहाँ तक कि उसने चुपके से अपने पिता की बेशकीमती जादुई शराब भी चुरा ली थी। और इसके बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ उस काले सांप की वो ठंडी और खौफनाक नजरें, जैसे वो किसी नौकर को देख रहा हो। उसे ऐसे देखकर क्लास टीचर उसके पास आए और बड़ी चिंता के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोले, छिंगशवे, क्या तुम सच में अंदर जाना चाहती हो? माना कि मिस्टी फॉरेस्ट एक नया सीक्रेट रियलम है, लेकिन इसके गहरे जंगलों में टियर 2 के खतरनाक राक्षस भी घूमते हैं। मुझे लगता है तुम्हें ये इरादा छोड़ देना चाहिए। सर, मैं कोशिश करना चाहती हूँ, सू छिंगशवे ने किसी तरह अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए कहा। तभी दूर से कुछ शोर शराबा सुनाई दिया। एक जैसी वर्दी पहने कुछ लोगों का समूह, आधुनिक हथियारों से लैस छात्रों का एक ग्रुप उनकी तरफ आ रहा था। उनका लीडर और कोई नहीं बल्कि वही चाओ खो था जो उस दिन बेइज्जत होकर वहाँ से गया था। आज चाओ खो पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके साथ 3 बहुत ही हट्टे कट्टे और खतरनाक बॉडीगार्ड चल रहे थे, और उनमें से हर एक के साथ भेड़िए की शक्ल वाला एक बेहद खूंखार राक्षस चल रहा था। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि खुद उसके कंधे पर एक नया समन किया हुआ जादुई जीव बैठा था, एक आग की तरह लाल फ्लेम बर्ड। ओहो, क्या ये हमारी स्कूल ब्यूटी सू नहीं है? मुझे लगा नहीं था कि तुम सच में यहाँ मरने के लिए आ जाओगी। झाओ कुओ, ये स्कूल है। तुम करना क्या चाहते हो? जाहिर सी बात है मैं तुम्हें गुड लक कहने आया हूँ। सीक्रेट रेन के अंदर जिंदगी और मौत किस्मत के हाथ में होती है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा वो काला मिट्टी वाला सांप तुम्हारी जान बचा पाए। ये कहकर वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ जोर जोर से हंसते हुए टेलीपोर्टेशन पोर्टल की तरफ बढ़ गया।
सू छिंगशु की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो जानती थी कि झाओ कुओ अंदर जाकर पक्का उस पर हमला करेगा। तभी उसके दिमाग में एक बेहद ठंडी आवाज गूंजी, डरो मत, उस बेवकूफ का मांस उन तूफानी बाजों से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट और चबाने लायक होगा। सू छिंगशु का पूरा शरीर झटके से कांप उठा और उसने अपने बैकपैक की तरफ देखा। बैकपैक की जिप थोड़ी सी खुली हुई थी और उस दरार से एक गहरी सुनहरी खड़ी पुतली वाली आंख ठंडी निगाहों से झाओ कुओ की जाती हुई पीठ को घूर रही थी। टेलीपोर्टेशन शुरू होता है। सभी छात्र अपनी क्लास के हिसाब से इस रोशनी वाले दरवाजे में प्रवेश करें। अनाउंसमेंट की आवाज गूंजने के साथ ही खेल के मैदान के बीचों बीच अंतरिक्ष का एक विशाल टेलीपोर्टेशन पोर्टल धीरे धीरे खुलने लगा। यह देखकर सू छिंगशु ने एक गहरी सांस ली और कदम बढ़ाते हुए उस चमकते पोर्टल के अंदर चली गई। और सीक्रेट रेल में पहुंचते ही सू छिंगशु ने तुरंत अपना बैकपैक खोल दिया और तुम्हें बाहर निकाल दिया। इस समय तुमने अपनी मांसपेशियों को सिकोड़कर अपने शरीर को लगभग 2 मीटर तक छोटा कर लिया था। जमीन पर गिरते ही तुमने अपने ऊपरी शरीर को कुंडली मारकर उठा लिया। तुम्हारी जीभ हवा में तेजी से अंदर बाहर होने लगी और तुम हवा में फैले रसायनों और गंध को पहचानने लगे। बाईं तरफ आगे 300 मीटर की दूरी पर खून की महक है। दाईं तरफ पेड़ की चोटी पर कम शरीर के तापमान वाला एक ठंडा जानवर है और जमीन के 2 मीटर नीचे भारी ऊर्जा वाली किसी पौधे की जड़ें हैं। तुम्हारे लिए भला यह कोई खतरनाक जंगल वाला सीक्रेट रेल कैसे हो सकता है? यह तो बिल्कुल स्वादिष्ट पकवानों से भरा एक बुफे रेस्टोरेंट है। इसलिए तुमने तुरंत एक फुफकार मारी और बाईं तरफ आगे की दिशा में तेजी से निकल पड़े, जबकि पास ही खड़ी सू छिंगशु हाथ में एक नक्शा लिए आगे बढ़ने के रास्ते की योजना बना रही थी। तुम्हारी इस हरकत को देखकर वो अचानक गुस्से से बौखला गई। अरे कहाँ जा रहे हो? वापस आओ, उस तरफ दलदल है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के संपर्क ने उसे बता दिया था कि काले सांप ने उसकी दिमागी पुकार को सीधा इग्नोर कर दिया है। कोई और रास्ता न देखकर उसने दांत पीसते हुए अपना खंजर निकाला और लड़खड़ाते हुए तुम्हारे पीछे पीछे भागने लगी। जब वो हाँफते हुए कंटीली झाड़ियों के जंगल को पार करके पहुंची तो अपने सामने का नजारा देखकर वो एकदम सन रह गई। उसने देखा कि कीचड़ से भरे दलदल के किनारे एक विशाल आकार का दलदली मगरमच्छ पेट के बल उल्टा जमीन पर पड़ा था और उसके गले में एक खौफनाक खूनी छेद था और काला सांप उस मगरमच्छ के शरीर पर लिपटा हुआ था और बड़े बड़े निवाले लेकर मगरमच्छ के शरीर के अंदर मौजूद उस भाप छोड़ते हुए जादुई कोर को निगल रहा था। ये तो लेवल 1 के बीच वाले स्तर के जादुई जानवर के बराबर है। एक आम टीम को इसका कवच तोड़ने में कम से कम 10 मिनट लग जाते और इस काले सांप ने तो इसे एक ही झटके में मार गिराया। वहाँ बुत बनकर क्या खड़ी हो? इसकी खाल निकालो। वो सब पैसा है और वो मगरमच्छ के दांत भी, वो सब भी मेरे लिए इकट्ठा कर लो। मैं एक एस रैंक की बीस्ट टेमर हूँ, तुम्हारी कोई मजदूर नहीं हूँ। हालांकि वो अपने दिल ही दिल में चिल्ला रही थी, लेकिन उसका शरीर कुछ और ही कह रहा था। उस बेहद महंगी मगरमच्छ की खाल को देखते ही सू छिंगशु तुरंत दौड़कर गई और चीजें इकट्ठा करने के काम में लग गई। ये तो सच में बहुत सारा पैसा है। एक लेवल 1 जादुई कोर ही 5000 फेडरेशन सिक्कों में बिक सकता है और इस खाल की कीमत कम से कम 20,000 तो होगी ही। इस मिशन में तो सच में मेरी लॉटरी लग गई। अगले 2 घंटों तक सू छिंगशु का दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। जो ट्रायल एक बीस्ट टेमर को अपने पालतू जानवर को लड़ना सिखाने के लिए होना चाहिए था, वो अब एक तरफा नरसंहार और लूटपाट में बदल चुका था। इस काले सांप को किसी के आदेश की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसके लड़ने का तरीका किसी भी किताब में लिखे तरीकों से कहीं ज्यादा लाजवाब था। अंधेरे में छिपकर धीरे धीरे पास जाना, काली धुंध से बचाव टूट जाता है और जहरीले दांतों का एक ही बार जान ले लेता है। लेवल 1 के शुरुआती विंड ब्लेड वुल्फ से लेकर लेवल 1 के सबसे ताकतवर आयरन हाइड बोर तक इस काले सांप के सामने कोई एक पल भी नहीं टिक पाया। वो तो जैसे बिना थके मारकाट मचाने वाली कोई मशीन बन गया था। वो जहाँ से भी गुजरता वहाँ किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। और सू छिंगशु भी शुरू में तो हैरान थी, लेकिन अब वो पूरी तरह सुन्न पड़ चुकी थी। उसकी पीठ पर टंगा बैग भारी होता जा रहा था, जो मैजिक कोर, जानवरों की खाल और उनके दांतों से खचाखच भरा था। यहाँ तक कि उसमें कुछ बेहद कीमती जादुई जड़ी बूटियाँ भी थीं। और तभी तुमने अचानक आगे बढ़ना बंद कर दिया और एक पेड़ की विशाल डाल पर कुंडली मारकर बैठ गए। तुम्हारी सुनहरी और खड़ी पुतलियाँ थोड़ी सिकुड़ी और जंगल की गहराई में छाई उस घनी धुंध को देखने लगी। अभी निगले गए एक शैडो पैंथर की यादों से पता चला था कि इस इलाके में कुछ बहुत अजीब सी हलचल हो रही है। उस हलचल की वजह से हेवन डिवोरिंग पर्ल को बहुत जोरों की भूख लगने लगी थी। वो एक ऐसी एनर्जी थी जो प्राचीन जेड से भी कहीं ज्यादा ताकतवर थी। वहाँ जरूर कुछ बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन आगे इंसानों की महक आ रही है, और वो भी बहुत सारे। सू छिंगशु चौंक गई। क्या वो दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं?
हवा में एक हल्की हल्की सी जानलेवा नियत महसूस हो रही थी। ये वो महक थी जो सिर्फ किसी की जान लेने के इरादे से आती है। इसमें खून और बारूद की बू मिली हुई थी। सू छिंग श्वे का दिल घबराहट से बैठ गया। उसे तुरंत झाओ कुओ का ख्याल आया। जरूर ये झाओ कुओ के भेजे हुए हत्यारे हैं। ये सुनकर तुम्हारे चेहरे पर एक खौफनाक और बेरहम सी मुस्कान आ गई। वैसे भी मैं इन जानवरों का गोश्त खा कर बोर हो गया था। स्वाद बदलना कोई बुरी बात नहीं है। मेरे बिल्कुल पीछे रहना। अगर तुम पीछे छूटी तो मैं तुम्हें उन्हीं लोगों के हवाले कर दूंगा। इतना कहकर तुम्हारा शरीर धीरे धीरे वहाँ के अंधेरे में घुलने लगा। सू छिंग श्वे ने उस खाली दाल की तरफ देखा और डर के मारे अपना थूक निगला। इस भयानक और ठंडे जंगल में उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उस शैतान सांप के साथ रहना ही सबसे ज्यादा सुरक्षित है। कुछ ही देर बाद उस धुंध भरे जंगल की गहराइयों में सू छिंग श्वे ने अपने हाथ में पकड़े खंजर को कसकर दबा लिया। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, क्योंकि अभी काले सांप ने दिमागी संपर्क के जरिए उसे बताया था कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। 2 बाईं तरफ है, 3 दाईं तरफ और एक स्नाइपर पेड़ के ऊपर बैठा है। कुल मिलाकर 6 लोग हैं और सारे के सारे खूंखार और तजुर्बेकार हत्यारे हैं। तुम सू छिंग श्वे के बैग के ऊपर कुंडली मारे बैठे थे। तुम्हारी सुनहरी और तेज आंखें उस घने कोहरे को चीरते हुए उन छुपे हुए दुश्मनों के शरीर की गर्मी को साफ देख पा रही थी। आखिर तुम्हारे पास एक डेमन एम्परर की आत्मा जो थी। इस तरह का घटिया हमला तुम्हारे लिए बस किसी छोटे बच्चे के खेल जैसा था। क्या वो पेशेवर हत्यारे हैं? सू छिंग श्वे की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। कांपना बंद करो और अपने दिमागी संपर्क को मुझसे काट दो। मैं नहीं चाहता कि मेरे शिकार करते वक्त तुम्हारी चीखें मेरा मजा खराब करें। इसके तुरंत बाद तुम्हारा शरीर वहाँ छाई काली धुंध में गायब हो गया। तुम्हारे स्केल्स में एक ऐसा खास तरह का छलावरण था जो आस पास के माहौल के हिसाब से अपना रंग और रूप बदल सकता था। और इस वक्त जंगल में जो घना कोहरा छाया हुआ था उसने तो जैसे इसे खास तुम्हारे शिकार के लिए ही बनाया था। और उसी वक्त सू छिंग श्वे से 50 मीटर की दूरी पर मौजूद एक विशाल पेड़ के ऊपर पॉइजन स्कॉर्पियन नाम का वो स्नाइपर अपनी इंफ्रारेड स्कोप से निशाना लगा रहा था। उसने सू छिंग श्वे के सिर को अपने सटीक निशाने पर ले रखा था। ब्लड वुल्फ नाम के भाड़े के हथियारों के ग्रुप का सबसे माहिर शूटर होने के नाते उसने झाओ कुओ से 50 लाख फेडरेशन कॉइन लिए थे और उसका काम बहुत ही आसान था कि वो एक हादसा बनाकर उस लड़की को मार दे और फिर उस काले सांप को अपने साथ वापस ले जाए। तो ये है वो एस क्लास की जीनियस। ये तो किसी डरे हुए छोटे से खरगोश जैसी लग रही है। कितने अफसोस की बात है, दिखने में तो ये काफी मस्त लग रही है। उसने धीरे से ट्रिगर दबाया। ठीक उसी पल एक अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ की हड्डी से सीधे दिमाग तक दौड़ गई। जहरीले बिच्छू ने घबराकर पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन उसे लगा कि उसकी गर्दन किसी लोहे के शिकंजे में बुरी तरह कस गई है। जल्द ही उसे समझ आ गया कि वह कोई शिकंजा नहीं बल्कि एक मोटी और ताकतवर सांप की पूंछ थी। जहरीले बिच्छू की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। उसने छूटने की पूरी कोशिश की और अपनी कमर से चाकू निकालने लगा, पर उस सांप की पूंछ में इतनी ताकत थी कि एक पल में ही उसने उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी। हड्डी टूटने की जोरदार आवाज के साथ जहरीले बिच्छू का सिर बेजान होकर लटक गया। मरते दम तक उसे पता नहीं चला कि उस पर किसने हमला किया था। वहीं दूसरी तरफ जमीन पर घेरा डाले हुए 5 भाड़े के सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बॉस, बिच्छू की तरफ से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? अब तक तो उसे गोली चला देनी चाहिए थी, एक हट्टे कट्टे गंजे सैनिक ने धीमी आवाज में पूछा। चेहरे पर दाग वाले लीडर ने माथा सिकोड़ा और अपना ईयरपीस दबाकर बोला, बिच्छू, मेरी आवाज आ रही है तो जवाब दो। ईयरपीस में मौत जैसा सन्नाटा छाया था और सिर्फ एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। कुछ गड़बड़ है, सब लोग पास आ जाओ, लगता है बिच्छू मारा गया। फिर 5 लोग तुरंत पीठ से पीठ सटाकर गोल घेरे में खड़े हो गए और सबने अपने अपने जानवरों को बुला लिया। वो ध्यान से चारों तरफ फैले कोहरे को देखने लगे, पर घने होते कोहरे के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी टीम के बाईं तरफ से अचानक एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। सबने डर के मारे मुड़कर देखा तो वहाँ खड़ा वह गंजा सैनिक गायब हो चुका था। सिर्फ उसका लोहे की ढाल वाला भालू जमीन की तरफ देखकर जोर जोर से दहाड़ रहा था, जैसे वह किसी चीज से डर गया हो। यह देखकर दाग वाला लीडर जोर से चिल्लाया और उसने अपनी मशीन गन से कोहरे में अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। तीसरे, तुम कहाँ चले गए? गोलियां पेड़ के तनों पर लग रही थीं और लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे, पर किसी के शरीर में गोली लगने की कोई आवाज नहीं आई। ठीक उसी पल दाग वाले लीडर के चेहरे पर कुछ गरम सा गिरा। उसने घबराकर ऊपर देखा तो देखा कि ऊपर पेड़ की डाल पर वह गायब हुआ गंजा सैनिक उल्टा लटका हुआ था। उसका गला बुरी तरह कटा हुआ था
और उसके शरीर पर एक बड़ा सा काला अजगर लिपटा हुआ था। वह अजगर अपना सिर लटकाकर दाग वाले लीडर की आंखों में देख रहा था। गुड इवनिंग दोस्तों। हालांकि वे सांप की भाषा नहीं समझ सकते थे, पर सब लोग उसकी आंखों की भाषा समझ गए थे। वह उन्हें अपने शिकार की तरह देख रहा था। गोली चलाओ, मार डालो इस कमीने को, दाग वाला लीडर पागलों की तरह चिल्लाया। पर उस काले सांप की रफ्तार गोलियों से भी तेज थी। अपनी पूंछ से डाल को धक्का देकर वह एक पल में ही काले तूफान की तरह भीड़ में घुस गया। जहरीला काला कोहरा। तुमने अपना बड़ा सा मुंह खोला और एक गहरा काला और बैंगनी कोहरा तुरंत बाहर निकलने लगा, जिसने 20 मीटर के दायरे को पूरी तरह से ढक लिया। यह तुम्हारी नई ताकत थी जो विकास के बाद तुम्हें मिली थी। इसमें बहुत ही खतरनाक तेजाब और जहर भरा था। चारों तरफ से चीखने की आवाजें आने लगी। जैसे ही सैनिकों की चमड़ी उस जहरीले कोहरे के संपर्क में आई, वह गलने लगी। उनके जानवर पागलों की तरह इधर उधर टकराने लगे और तुम उस जहरीले कोहरे में बिल्कुल आजाद थे। चीखती हुई भीड़ के बीच घूमते हुए तुम्हारा हर एक हमला किसी की जान ले रहा था। तुम्हारे नुकीले दांत उनके गले चीर रहे थे और तुम्हारी ताकतवर पूंछ उनकी हड्डियां तोड़ रही थी। सिर्फ 3 मिनट में ही चीखने की आवाजें बिल्कुल शांत हो गयी। जब जहरीला कोहरा छंटा, तब पांचों सैनिक और उनके जानवर खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। सिर्फ वह दाग वाला लीडर ही बचा था जो जमीन पर रेंगते हुए वहां से भागने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में खौफ भरा था। एक विशाल सांप का सिर धीरे धीरे उसके सामने आ गया और उसका रास्ता रोक लिया। तुम्हें किसने भेजा है? तुमने सीधा अपनी मानसिक शक्ति से उस निशान वाले गुंडे की टूटती हुई चेतना पर वार किया और जबरदस्ती उसकी यादें पढ़ने लगे। हालांकि तुम्हारी अभी की ताकत पूरी तरह से यादें खींचने वाली विद्या के लिए काफी नहीं है, लेकिन एक टूटे हुए हौसले वाले आम इंसान के लिए ये बहुत है। तुम्हारे दिमाग में कई तस्वीरें चमकने लगी। जाओ कुओं का वो खूंखार चेहरा, 50 लाख का चेक, पैसे और एक कड़वी धमकी। अगर वो सू छिंग शुए विरोध करे तो पहले उसके हाथ पैर तोड़ देना, ताकि वो अपनी आंखों से उस सांप की खाल उधरते हुए देखे। ये देखकर तुम्हारी आंखों में कत्ल करने की प्यास अपने चरम पर पहुंच गई। बहुत बढ़िया। पहले तो मैंने सोचा था कि इसे एक झटके में मार दूंगा, लेकिन अब लगता है ये किसी खौफनाक मौत के ही लायक है। और तभी तुमने एक ही झटके में उस निशान वाले गुंडे की गर्दन चबा डाली और उसकी पापी जिंदगी का अंत कर दिया। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ी सू छिंग शुए डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। जब उसने देखा कि वहाँ सब शांत हो गया है, तब उसने हिम्मत जुटाई और पास गई। जल्द ही उसे वो जानी पहचानी परछाई नजर आई। तुम रेंगते हुए सू छिंग शुए के सामने आए और वापस से 2 मीटर के आकार में बदल गए। फिर बिना कुछ कहे उसके बैकपैक में जा घुसे। चलो, अभी एक और बड़ी मछली हमारा इंतजार कर रही है। सू छिंग शुए ने दूर उस घास के मैदान को देखा जहाँ से खून की बदबू आ रही थी। उसका पेट बुरी तरह मचलने लगा, लेकिन उसने खुद को किसी तरह संभाला। वो जानती थी कि इस पल के बाद से उसके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अब उसे इस शैतान के साथ ही आखिरी दम तक चलना होगा। उधर कोहरे वाले जंगल के दूसरे छोर पर जाओ कुओ एक शानदार टेंट में बैठा था। उसके हाथ में रेड वाइन का गिलास था और वो बेचैनी से खबर का इंतजार कर रहा था। अभी तक लौटे क्यों नहीं? कुछ मूंझे हुए गुंडों को एक छोटी बच्ची और एक बेकार सांप से निपटने में इतना वक्त लगता है क्या? और तभी बाहर से धरती हिला देने वाली एक जोरदार आवाज आई, किसी जानवर की कान फाड़ देने वाली दहाड़, जो जंगल के ठीक बीचों बीच से गूंजी थी। वो किसी असली खूंखार और ताकतवर दैत्य के जागने की दहाड़ थी। पूरा जंगल जैसे कांप उठा। अनगिनत चिड़ियां डरकर उड़ने लगी। छोटे मोटे जानवर पागलों की तरह भागने लगे। जाओ कुओं के चेहरे का रंग उड़ गया और वो भागता हुआ टेंट से बाहर आया। ये क्या हो रहा है? छोटे मालिक, हमें बहुत जबरदस्त ऊर्जा महसूस हो रही है, और वो भी यहाँ से 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर। लगता है वो खूंखार दैत्य तेजी से इसी तरफ बढ़ा आ रहा है। शायद किसी चीज ने उसे भड़का दिया है। ये सुनते ही जाओ कुओं के पैर कांपने लगे। वो जमीन पर गिरते गिरते बचा। जल्दी जल्दी वापस सुरक्षित इलाके में चलो। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस भड़के हुए खूंखार दैत्य के ठीक आगे एक छोटी सी परछाई उस विशालकाय राक्षस को धीरे धीरे उसी की तरफ खींच कर ला रही थी। इस वक्त कोहरे वाले जंगल का बीच का हिस्सा एक श्मशान में बदल चुका था। 15 मीटर ऊंचा और पूरे शरीर पर लोहे की मोटी परत वाला वो बख्तरबंद टी-रेक्स किसी बेकाबू और भारी टैंक की तरह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंदता हुआ आ रहा था। साइबेरियाई ड्रैगन के खून वाले इस खूंखार दैत्य की आंखें गुस्से से लाल थीं। वो पूरी तरह से पागल हो चुका था और उसके आगे बस 10 मीटर की दूरी पर सू छिंग शुए अपनी जान बचाकर भाग रही थी। मुझसे और नहीं हो रहा। मैं सच में और नहीं भाग सकती। अगर तुम उसके पैरों के नीचे कुचलकर कीमा नहीं बनना चाहती तो तेज भागो।
वो बस पहुंचने ही वाला है। तुम सू चिंग श्वे के कंधे पर लिपटे हुए थे और उस पीछे पड़े बख्तरबंद टी रेक्स को घूर रहे थे। इस खूंखार दैत्य के पागल होने की वजह ये थी कि जब वो सो रहा था तब तुमने उसकी गुफा में घुसकर वो जादुई चीज चुरा ली थी, जिसकी हिफाजत वो पिछले 50 सालों से कर रहा था। सच्चे ड्रैगन की शक्ति से भरा यह ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल किसी भी सब ड्रैगन जादुई जानवर के लिए उसके विकास की इकलौती उम्मीद है। तभी सू चिंग श्वे घबराकर चिल्लाई, हम इस तरफ क्यों भाग रहे हैं? ये तो चाओ कुओ का कैंप है। यही तो हमारी तरफ से उसके लिए एक बड़ा तोहफा है। खुद चाओ कुओ को मारने में मेहनत करने से अच्छा है कि यह काम इस टी रेक्स से करवाया जाए। इससे हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा और इस राक्षस की ताकत भी कम हो जाएगी, जिससे बाद में इसे मारना आसान होगा। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। सामने चाओ कुओ का कैंप अब साफ नजर आ रहा था। कैंप के अंदर बॉडीगार्ड्स का कैप्टन यह देखकर चिल्लाया, छोटे मालिक, सामने से कोई हमारी तरफ आ रहा है। वह सू चिंग श्वे है। चाओ कुओ वहाँ से भागने ही वाला था कि यह सुनकर वह हैरान रह गया। तभी उसकी नजर सू चिंग श्वे के पीछे उड़ती हुई धूल और एक भयानक राक्षस की परछाई पर पड़ी। उसकी तो जैसे जान ही निकल गई। कमीनी, ये तो सीधा उस बॉस मॉन्स्टर को यहीं ले आई। जल्दी रोको उसे पास मत आने दो। चाओ कुओ पागलों की तरह चीखा और अपने आदमियों को गोलियां चलाने का हुक्म दिया। कुछ बॉडीगार्ड्स ने तुरंत अपनी बंदूकें उठाई और सू चिंग श्वे पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। तुमने तुरंत धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, सिर झुकाओ। सू चिंग श्वे ने तुरंत जमीन पर फिसलते हुए खुद को बचाया। गोलियां बस उसे छूते हुए निकल गईं और उसी पल पीछे से वह बख्तरबंद टी रेक्स बिल्कुल करीब आ चुका था। उसने अपना खूंखार जबड़ा खोला और उसके मुंह से भयंकर आग की लपटें फूट पड़ी। पलक झपकते ही पूरी आग ने चाओ कुओ के कैंप को ढक लिया। उसके वो सारे बॉडीगार्ड्स तुरंत आग की लपटों में खाक हो गए। वो अपने जादुई जानवरों को बुला भी नहीं पाए और जलकर कोयला बन गए। चाओ कुओ ने एक कीमती रक्षा कवच पहना हुआ था, इसलिए वो मरते मरते बचा। उसने उस तबाही के मंजर को देखा। उसने आग के बीच सुरक्षित खड़ी सू चिंग श्वे को देखा और उसके कंधे पर बैठे उस काले सांप को देखा जो उसे बड़ी ठंडी नजरों से घूर रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ खौफ था। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तब जाकर उसे समझ आया कि असली शिकारी कौन है। पर तुमने चाओ कुओ की तरफ देखा तक नहीं। ऐसी छोटी मोटी चींटियों पर तुम अब ध्यान नहीं देते। तुम्हारी नजरें तो बस उस बख्तरबंद टी रेक्स पर टिकी थीं। पागलों की तरह हमला करने और आग उगलने के बाद उस टी रेक्स की सांसें अब उखड़ने लगी थी। यही सही वक्त था। तुमने छीना हुआ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल निगल लिया। पुरानी जेड मणि से 10 गुना ज्यादा भयंकर ऊर्जा तुम्हारे शरीर के अंदर फूट पड़ी। उस क्रिस्टल की असली ड्रैगन वाली शक्ति ने तुम्हारे खून में मौजूद दानव सम्राट की ताकत को जगा दिया। सू चिंग श्वे, 500 मीटर पीछे हट जाओ। आगे जो लड़ाई होगी वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। यह कहकर तुमने छलांग लगाई और सू चिंग श्वे के कंधे से सीधे हवा में उड़ गए। हवा में ही तुम्हारे शरीर में एक खौफनाक बदलाव होने लगा। तुम्हारा 3 मीटर लंबा शरीर पलक झपकते ही 10 मीटर का हो गया। इतना ही नहीं, तुम्हारी गर्दन से 7 इंच नीचे शरीर फटने लगा और वहाँ से चीरकर एक और भयानक सांप का सिर निकल आया। बायां सिर रात के अंधेरे जैसा काला था, जिसमें से बर्फीला जहर निकल रहा था, और दायां सिर आग की तरह लाल था, जिसके चारों ओर नर्क की आग धधक रही थी। 2 सिर वाला नर्क का अजगर, यह तुम्हारा म्यूटेंट रूप था जिसे तुमने ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल की ताकत से जबरदस्ती हासिल किया था, और यह पूर्वज ड्रैगन बनने की ओर तुम्हारा सबसे अहम कदम था। इस वक्त तुम भले ही साइज में उस बख्तरबंद टी रेक्स से थोड़े छोटे लग रहे थे, लेकिन तुम्हारे अंदर से जो खौफनाक ताकत निकल रही थी, एक उच्च प्राणी के खून का वह खौफनाक दबाव, जिसने उस खूंखार बख्तरबंद टी रेक्स को भी पल भर के लिए सुन्न कर दिया। यह डर उसकी आत्मा की गहराइयों से आ रहा था। क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ बड़े मियाँ? अगर हो गया हो तो अब मेरे पैरों की धूल बन जाओ। टी रेक्स को इस बड़े खतरे का एहसास हो गया था। वह जोर से दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। उसके विशाल पंजे हवा को चीरते हुए बड़ी बेदर्दी से नीचे आए, लेकिन तुम पीछे हटने के बजाय और आगे बढ़ गए। तुम्हारे बाईं ओर के बर्फीले सिर ने ऐसी जमा देने वाली ठंडी हवा छोड़ी कि टी रेक्स का बायां पैर पलक झपकते ही बर्फ की मूरत बन गया, और दाईं ओर के सिर ने लावे जैसी धधकती आग उबली जो सीधे उसके सीने पर जा लगी। उस आग ने उसके लोहे जैसे कड़े कवच को पल भर में पिघला दिया। एक तरफ बर्फ तो दूसरी तरफ आग। इस भयानक दर्द से टी रेक्स तड़प कर चीख पड़ा और उसकी चाल एकदम धीमी पड़ गई। तुमने इसी मौके का फायदा उठाया और उस पर लिपट गए। तुम्हारा 10 मीटर लंबा शरीर टी रेक्स की गर्दन और पैरों को पूरी ताकत से जकड़ चुका था। एक खौफनाक कसाव अचानक से पैदा हुआ और फिर उसकी बड़ी बड़ी हड्डियों के टूटने की डरावनी आवाज गूंज उठी।
रेक्स जमीन पर तड़पते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तुम तो उसकी मौत बन चुके थे। तुम्हारी पकड़ और भी जानलेवा होती जा रही थी और तुम्हारे दोनों बड़े मुंह भी शांत नहीं थे। वे पागलों की तरह रेक्स के घावों को नोच रहे थे और उसके शरीर में ढेर सारा जहर भर रहे थे। 10 मिनट बाद धड़ाम की एक भारी आवाज के साथ रेक्स का विशाल शरीर जमीन पर आ गिरा। वह बस कुछ पल के लिए फड़फड़ाया और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। यह देखकर तुमने अपनी पकड़ ढीली कर दी। तुम हांफते हुए उसके मरे हुए शरीर पर बैठ गए। सच कहूँ तो यह लड़ाई तुम्हारे लिए भी आसान नहीं थी। तुम्हारे शरीर के ज्यादातर स्केल्स टूट चुके थे और तुम लहूलुहान थे, लेकिन तुम्हारा जोश आज आसमान छू रहा था। ड्रैगन के खून वाला यह ताकतवर राक्षस किसी बड़े खजाने से कम नहीं था, इसलिए तुमने बिना कोई देर किए अपनी निगलने वाली जादुई ताकत का इस्तेमाल किया। देखते ही देखते तुम्हारे शरीर के चारों ओर एक विशाल काला भंवर बन गया और रेक्स का वह विशाल शरीर पलक झपकते ही सूखने लगा। वह खून जैसी लाल ऊर्जा में बदल गया जो लगातार तुम्हारे शरीर में समाती जा रही थी। इस बार ऊर्जा इतनी भयानक थी कि उसने कुदरत का मिजाज ही बदल दिया। कोहरे वाले जंगल के ऊपर का धुंधला आसमान अचानक काले बादलों से घिर गया। एक आम जानवर का राक्षस बनना जैसे कुदरत के नियमों से बगावत करना था। आसमान का गुस्सा तो भड़कना ही था। तुम्हारे ताकतवर बनने की रफ्तार बहुत तेज थी, जिस वजह से सीधा आसमानी बिजली का कहर तुम पर टूट पड़ा। कुछ ही दूरी पर खड़ी सूचिंग शू चमकती बिजली के बीच आसमान की तरफ देखकर दहाड़ते हुए उस 2 सिर वाले विशाल अजगर को देख रही थी। वह डर के मारे सुन पड़ गई थी। क्या वह सच में मेरा ही पालतू जानवर है? वह तो किसी कहानी की दुनिया तबाह करने वाले राक्षस जैसा लग रहा है। तभी बिजली की पहली कड़कड़ाती धार नीचे गिरी और सीधे तुम्हारे शरीर पर आ टकराई, लेकिन तुमने भागने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि तुम तो सीना तानकर उस बिजली से भिड़ गए। आओ, मजा आ गया। मैं तो वैसे भी अपने शरीर को मजबूत करने के लिए आसमानी बिजली ही ढूंढ रहा था। तुमने अपने दोनों बड़े मुंह खोले और उस खतरनाक बिजली को चीरते हुए सीधा अपने पेट में निगल लिया। वो आसमानी बिजली तुम्हारे शरीर की रग रग में दौड़ रही थी, लेकिन उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने तुम्हारे शरीर की सारी गंदगी साफ कर दी और तुम्हारे शरीर को पहले से भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। बिजली की आखिरी धार गिरने के साथ ही कोहरा छंटने लगा। वह पुराना 2 सिर वाला नरक अजगर अब गायब हो चुका था और उसकी जगह ली थी एक 15 मीटर लंबे बैंगनी और सुनहरे रंग के स्केल्स वाले एक विशाल ड्रैगन ने। उसके दोनों सिर अब मिलकर एक हो चुके थे और उसके सिर के ठीक ऊपर एक घुमावदार सींग निकल आया था, जो असली ड्रैगन की निशानी थी। तुम्हारी वो पुरानी सुनहरी आंखें अब गहरी बैंगनी और सुनहरी हो चुकी थीं। अब तुम कोई 2 सिर वाले अजगर नहीं, बल्कि एक बैंगनी सुनहरे एक सींग वाले ड्रैगन बन चुके थे। तुम्हारी ताकत भी अब लेवल 3 की शुरुआत तक पहुंच चुकी थी, जो इंसानों के लेवल 3 वाले ग्रैंड मास्टर के बराबर थी, और 3 नई शक्तियों पर काबू पा लिया है। बिजली पर नियंत्रण, ड्रैगन का खौफ और अपने आकार को अपनी मर्जी से बदलने की ताकत। शरीर में हुए इन बदलावों के ढलने के बाद तुम्हारी नजर कुछ ही दूरी पर खड़े जाओ कुओं पर पड़ी, जिसकी डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। मुझे मत मारो, मैं जाओ परिवार का इकलौता वारिस हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। पलक झपकते ही तुम जाओ कुओं के ठीक सामने आकर खड़े हो गए। सांप का वो विशाल सिर धीरे धीरे उसके करीब आने लगा और अब तुम इंसानों की तरह बात भी कर सकते थे। तुम्हारा पैसा तुम्हारी जान नहीं बचा सकता, लेकिन तुम्हारी मौत मेरे गुस्से को शायद रत्ती भर कम जरूर कर दे। और फिर तुम्हारी विशाल पूंछ के एक हल्के से वार ने ही काम तमाम कर दिया। जाओ कुओं को चीखने तक का मौका नहीं मिला। उसका शरीर खून के फव्वारे में बदल गया। तुमने घिन से अपनी पूंछ पर लगे खून को झटक दिया। फिर तुमने मुड़कर सूचिंग श्वे की तरफ देखा, जो तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। वो तुम्हें बिना पलक झपकाए देख रही थी। उसकी आंखों में डर तो था, लेकिन उसके साथ साथ एक अजीब सी पागलों वाली श्रद्धा भी झलक रही थी। इस दुनिया में जहाँ सिर्फ ताकतवरों की चलती है, तुम्हारी वो खौफनाक ताकत किसी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती थी। मालिक, सूचिंग श्वी ने बिना सोचे समझे ही तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए। कांपती हुई आवाज में उसने तुम्हें यह नाम दिया। तुमने बस उसे ठंडी नजरों से घूरा और कोई एतराजा नहीं किया। इस जगह को साफ करो। जाओ कुओं जानवरों के हमले में मारा गया है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। समझ गई तुम? जी, समझ गई। फिर तुमने जंगल के बाहर आसमान की तरफ देखा, जहाँ से दूर हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। इंसानों की बचाव टीम आखिरकार आ ही गई, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। ये सोचते ही 3 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन धुंध को चीरते हुए बाहर आ गए। वो जंगल के ठीक ऊपर हवा में मंडराने लगे और तभी
एग्जोस्केलेटन कवच पहने हुए कुछ स्पेशल रेस्क्यू कमांडो रस्सियों के सहारे तेजी से नीचे उतरने लगे। उनकी हरकतों में गजब की फुर्ती थी और हर एक के साथ एक खूंखार लड़ाकू जानवर भी मौजूद था। वो सब के सब तीसरे दर्जे के तूफानी भैये थे। इतनी तगही यौज के साथ तो वो इस धुंध वाले जंगल के बाहरी हिस्से में आसानी से राज कर सकते थे। जल्दी जिंदा बचे लोगों को ढूंढो, हमें हर हाल में जाओ परिवार के छोटे मालिक को ढूंढना है, रेस्क्यू टीम के लीडर ने लाउडस्पीकर पर चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट साफ झलक रही थी। जाओ परिवार इस मिशन का सबसे बड़ा स्पॉन्सर था। अगर जाओ कुओ यहाँ मारा गया तो पूरी सिक्योरिटी टीम की नौकरी और जान दोनों खतरे में आ जाएगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने जमीन पर कदम रखा, उन्हें सिर्फ एक जली हुई जमीन दिखाई दी, जैसे वहाँ भारी तोपखाने से हमला हुआ हो। गिरे हुए विशाल पेड़ और पिघली हुई चट्टानें, हवा में अभी भी बिजली की खौफनाक लहरें महसूस की जा सकती थी। और उस भयानक तबाही के किनारे फटे कपड़ों में एक लड़की जमीन पर बदहवास बैठी थी। उसने अपने सीने से एक पुराना कैनवास का बैग कसकर चिपका रखा था। उसकी सूनी आंखें बस आसमान को घूर रही थीं। अरे, यहाँ एक जिंदा है। ये देखते ही 2 रेस्क्यू मेंबर उसकी तरफ दौड़े। तुम ठीक तो हो? यहाँ क्या हुआ था? क्या तुमने जाओ कुओं को कहीं देखा? मारे गए, सब मारे गए। वो राक्षस, बहुत बड़ा राक्षस, आग और बिजली। ये सब सुनकर टीम लीडर वहाँ आया। उसने चारों तरफ मची तबाही को देखकर गहरी त्योरियां चढ़ाई। वो कोयले के एक ढेर के पास बैठा और अपनी उंगलियों में थोड़ी सी राख उठाई। उसे अपनी नाक के पास लाकर सूंघा। ये तो किसी खूंखार आयरन क्लैड टी रेक्स की आग की राख है और ये लकड़ी बिजली गिरने से जली है। लेकिन यहाँ इतनी भयानक बिजली गिरने के निशान कैसे हो सकते हैं? फिर वो अपनी जगह से उठा और उसकी तेज नजरें सीधे सूचिंग श्वे पर जाकर टिक गईं। देखो, खुद को संभालो, तुम ही यहाँ की इकलौती गवाह हो। जाओ कुओ आखिर है कहाँ? सूचिंग श्वे ने कांपते हुए हाथ से अपनी उंगली उठाई और कुछ ही दूरी पर इशारा किया। वो जगह जो पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी और वहाँ सिर्फ एक गहरा गड्ढा ही बचा था। वो वहाँ टी रेक्स ने जाओ कुओं पर आग उगल दी और फिर आसमान से जोरदार बिजली गिरी। सब मारे गए, सूचिंग श्वे ने कहा। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू छलक रहे थे। यह कोई नाटक नहीं था, वह सच में डरी हुई थी। बस फर्क इतना था कि वह मरे हुए चाओ कुओं से नहीं डर रही थी, बल्कि उससे डर रही थी जो इस वक्त उसकी गोद में रखे कैनवस बैग के अंदर कुंडली मारे बैठा था, एक आम म्यूटेंट सांप का रूप धरे। तुम रेस्क्यू टीम के पहुंचने से ठीक 1 मिनट पहले तुमने अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल किया और अपने 15 मीटर लंबे विशालकाय ड्रैगन शरीर को सिकोड़ लिया। साथ ही अपनी ड्रैगन वाली खौफनाक आभा और सींग को छिपाकर खुद को एक थोड़े मोटे काले सांप के रूप में ढाल लिया। तो तुम्हारा मतलब है कि आर्मर्ड टी रेक्स ने यहाँ हमला किया और फिर उस पर आसमानी बिजली गिर गई। कैप्टन के चेहरे पर शक सा झलक रहा था। यह तो एकदम मनगढ़ंत कहानी लग रही है। तभी दूर झाड़ियों में से एक टीम मेंबर घबराते हुए चिल्लाया, कैप्टन, यहाँ आर्मर्ड टी रेक्स के अवशेष मिले हैं। ये सुनते ही सब लोग तुरंत उस तरफ भाग गए। उन्होंने देखा कि वह खूंखार और अजय बॉस लेवल मॉन्स्टर अब महज एक सूखा कंकाल बन चुका था, जिसके पास बस कुछ टूटे हुए शल्क पड़े थे। वहाँ मौजूद सभी रेस्क्यू मेंबर्स की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। यह कैसी खौफनाक मौत है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी शैतानी परजीवी ने इसका खून चूस लिया हो, या फिर किसी हाई लेवल अनडेड मॉन्स्टर का काम है। कैप्टन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। पहले इसे यहाँ से लेकर चलो, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। कैप्टन ने तुरंत फैसला लिया। चूंकि चाओ कुओं का तो नामो निशान तक नहीं बचा था, इसलिए वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था। क्या पता टी रेक्स को मारने वाला वह खौफनाक राक्षस अभी भी आस पास ही हो। हम मुट्ठी भर लोग तो उसके दांत के तिनके बराबर भी नहीं हैं। आखिरकार सूचिंग श्वे को सहारा देकर हेलीकॉप्टर में चढ़ाया गया। केबिन के अंदर उसने अपने बैकपैक को कसकर सीने से लगा रखा था। तुमने अच्छी एक्टिंग की, एक सर्द और बेपरवाह आवाज उसके दिमाग में गूंजी। वापस जाकर तुम्हें क्या कहना है? ये तो तुम जानती ही हो। चाओ कुओं को टी रेक्स ने मारा था और टी रेक्स पर आसमानी बिजली गिर गई थी और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इसलिए तुम पत्थरों के बीच छिपकर बच गई। सूचिंग श्वे ने दबे छुपे अंदाज में हामी भरी। जल्द ही उसे हिफाजत के साथ जियांग हाई शहर के नंबर 1 अस्पताल पहुंचा दिया गया। तभी वार्ड का दरवाजा छोर से खुला। सूचिंग श्वे के पिता सूचियन कुओं पसीने से बतर अंदर भागे चले आए। उनके पीछे उसकी माँ भी आ रही थी, जिसके चेहरे पर खुशी थी। मेरी प्यारी बच्ची, तुमने तो पापा की जान ही निकाल दी थी। मैंने सुना कि वह लड़का चाओ कुओं भी मारा गया। मुझे लगा कहीं तुम भी। पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। छिंग श्वे, माँ ने सुना है कि तुम्हें रहस्यमयी दुनिया से बहुत सी कीमती चीजें मिली हैं। यह सुनते ही सू छिंग श्वे ने अनजाने में ही एक नजर बेड के पास रखे अपने कैनवस बैग पर डाली। ये वो बची खुची लूट थी जो उस काले सांप ने उसे रखने की इजाजत दी थी। उसने अपने पिता से दरवाजा बंद करने को कहा और फिर बड़ी सावधानी से अपना बैग खोला। जैसे ही बैग का सारा सामान बाहर गिरा, सू चियन, कुओ और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गईं। दर्जनों लेवल 1 के मैजिक कोर, 5 लेवल 2 के मैजिक कोर, कुछ जादुई जानवरों की एकदम सही सलामत खाल और सबसे कीमती चीज आर्मर टी रेक्स के कुछ दांत। हे भगवान, इनकी कीमत तो कम से कम 30 लाख फेडरेशन कॉइन होगी। छिंग श्वे, क्या यह सब तुम्हें मिला है? लेकिन तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट 20 तो वो। यह कहते हुए उसने कमरे के कोने में देखा जहां तुम जमीन पर कुंडली मारे लेटे थे, आंखें बंद किए हुए, बिल्कुल सीधे और बेजुबान जानवर की तरह। यह बस मेरी किस्मत थी। उन दोनों में लड़ाई हुई और वो मारे गए। मैंने तो बस मौका देखकर यह सब उठा लिया। बहुत बढ़िया किया, मौका छोड़ना नहीं चाहिए। अब इन पैसों से हमारी कंपनी डूबने से बच जाएगी और तुम्हारा इस बार जिंदा लौटकर आना किसी हीरो से कम नहीं है। कल स्कूल के सम्मान समारोह में मैं भी देखता हूँ कि कौन अब हमारे सू परिवार को नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। हाँ हाँ हाँ। और जब पूरा परिवार अचानक अमीर होने की खुशी में डूबा हुआ था, तुमने धीरे से अपनी आंखें खोली। तुम्हारे लिए ये लाखों के संसाधन तो बस समंदर में एक बूंद के बराबर हैं। असली कीमती चीज तो वो विशाल जीवन ऊर्जा है जिसे तुमने उस आर्मर टायरानोसोरस से छीना था, और वो ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल जो तुम्हारे शरीर में घुलना शुरू हो चुका है। इस वक्त तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। असली ड्रैगन की वो ऊर्जा तुम्हारी नसों को बदल रही है। एक सांप की वो ठंडी और डरावनी शक्ति अब धीरे धीरे एक बेहद ताकतवर और गर्म ड्रैगन की शक्ति में बदल रही है। हालांकि बाहर से तुम अभी भी एक सांप ही दिख रहे हो, लेकिन अंदर से तुम पूरी तरह विकसित हो चुके हो। फिर तुमने टेलीपैथी के जरिए सू चिंग श्वे से कहा। सू चिंग श्वे, खुशी में डूबी सू चिंग श्वे का शरीर अचानक सुन पड़ गया। उसने तुरंत अपने मन में जवाब दिया, जी मालिक, मैं सुन रही हूँ। उन सभी मैजिक कोर को बेच दो और उनके बदले हाई लेवल के फायर स्पिरिट स्टोन और लाइटनिंग वुड ले आओ। मैं 3 दिनों के लिए साधना में जा रहा हूँ। इन 3 दिनों में चाहे जो भी मुसीबत खड़ी करने आए उसे वापस भेज देना। जी, लेकिन झाओ परिवार का क्या? झाओ परिवार की चिंता मत करो, वो बहुत जल्द अपनी मौत खुद बुलाने आ जाएंगे। इसी बीच झाओ परिवार के हॉल में झाओ परिवार के मुखिया झाओ फेंग के चेहरे पर खौफनाक गुस्सा था। काले कपड़े पहने एक बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर कहा, मालिक, छोटे मालिक का कोई सुराग नहीं मिला है, वहाँ सिर्फ राख पड़ी मिली है। हाँ, मैं इस बकवास पर बिल्कुल यकीन नहीं करता कि उस टी रेक्स को आसमानी बिजली ने मारा है। एक बेकार सा एफ रैंक का सांप और एक कमजोर सी छोटी लड़की भला एक लॉर्ड लेवल के दैत्य के मुंह से कैसे बच सकती है? पता लगाओ, मेरे लिए एक एक चीज का पता लगाओ। अगर ये किसी की साजिश निकली तो मैं उसके पूरे परिवार को अपने बेटे कुओ के साथ जिंदा गाड़ दूंगा। जी मालिक। सू चिंग श्वे को अभी कुछ मत कहना। कल स्कूल में एक सम्मान समारोह है ना, मैं खुद जाकर सू परिवार की उस खुशकिस्मत लड़की को देखूंगा कि आखिर वो क्या राज छुपा रही है। अगले दिन जियांग हाई शहर का नंबर 1 बीस टेमिंग हाई स्कूल। झाओ फेंग बिना किसी भाव के मुख्य मंच पर बैठा था। प्रिंसिपल भी उसके बगल में बैठे थे, जिनके माथे से ठंडे पसीने छूट रहे थे। पूरे स्कूल को पता था कि झाओ परिवार के छोटे मालिक की इस ट्रायल में मौत हो चुकी है और एकमात्र जिंदा बचने वाली सू चिंग श्वे इस वक्त सबकी नजरों के सामने थी। सू चिंग श्वे मंच पर खड़ी होकर स्कूल का दिया हुआ भाषण पढ़ रही थी। वो महसूस कर सकती थी कि झाओ फेंग की चील जैसी तेज नजरें उसी पर गड़ी हुई हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल हमला कर देगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही सू चिंग श्वे ने आसमानी बिजली से खुशकिस्मती से बचने वाली बात पढ़ी, झाओ फेंग अचानक अपनी जगह से खड़ा हो गया। रुको। सू चिंग श्वे की आवाज अचानक से बंद हो गई। वो पीले पड़े चेहरे के साथ अपनी तरफ आते झाओ फेंग को देखने लगी। मिस्टर झाओ, ये एक सम्मान समारोह है, जरा देखिए। सम्मान? मेरे बेटे की तो लाश तक नहीं मिली और तुम लोग यहाँ एक मुजरिम का सम्मान कर रहे हो। प्रिंसिपल, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे झाओ परिवार में कोई जान नहीं बची? मुजरिम? क्या झाओ के छोटे मालिक की मौत का सू चिंग श्वे से कोई लेना देना है? झाओ फेंग चलकर सू चिंग श्वे के बिल्कुल सामने आ गया। वो उसे बेहद घमंड से घूर रहा था। एक लेवल 4 के 20 टेमर का वो भारी दबाव बिना किसी रोक टोक के बाहर आ रहा था। सू चिंग श्वे के पैर कांपने लगे और वो जमीन पर गिरते गिरते बची। सू चिंग श्वे, साफ
साफ कहता हूँ, मैंने राजधानी की सबसे बेहतरीन स्पिरिट मास्टर को बुलाया था। उसने घटना स्थल की जांच की है। उस लौह कवच वाले टी रेक्स की हड्डियों पर बहुत ही खतरनाक जहर और डार्क एनर्जी के निशान मिले हैं, और तुम्हारा वो बेकार सांप, लगता है अभी उसमें जहर की थोड़ी सी शक्ति जागी है। मिस्टर झाओ, आप ये क्या कह रहे हैं? वह तो बस लेवल 1 का ब्लैक अर्थ स्नेक है। भला वो एक लॉर्ड लेवल के मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है? हाँ, एक ब्लैक अर्थ स्नेक सच में ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे शक है कि तुमने अपने पास कोई गैर कानूनी और जादुई डार्क हथियार छुपा रखा है, या फिर तुमने स्कूल के बाहर के दुष्ट लोगों के साथ मिलकर मेरे बेटे की जान ली है। अपने उस सांप को बाहर निकालो, मुझे उसकी तलाशी लेनी है। यह मेरा अपना कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट है। आपको इसकी जांच करने का कोई हक नहीं है। इस स्कूल में मेरा जो मन करेगा वो मेरा हक है। झाओ फेंग की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। बिना कोई और बकवास किए उसने सीधा सू छिंगशु की कमर पर बंधे बीस्ट बैग को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके हाथ पर पत्थरों का एक मोटा कवच चढ़ा हुआ था। यह उसके कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट माउंटेन एप की खास ताकत थी, जो लोहे को भी चकनाचूर कर सकती थी। सू छिंगशु डर के मारे चिल्लाते हुए पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि सामने वाले की भयानक आभा ने उसे जकड़ लिया है। वो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी। जैसे ही झाओ फेंग की उंगलियां उस बीस्ट बैग को छूने ही वाली थीं, हवा को चीरने की एक हल्की लेकिन बहुत ही तेज आवाज गूंज उठी। झाओ फेंग के चेहरे का रंग उड़ गया। सालों की लड़ाई के तजुर्बे ने उसे तुरंत अपना हाथ पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। तभी बीस्ट बैग से काले रंग की एक खतरनाक रोशनी निकली। वो रोशनी उसके हाथ के पिछले हिस्से को छूती हुई निकल गई, और उसने पलक झपकते ही उसके उस कभी न टूटने वाले पत्थर के कवच को चीर कर रख दिया और उसके हाथ पर एक गहरा घाव छोड़ दिया, जिसमें से हड्डी तक दिख रही थी। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सब सू छिंगशु के कंधे पर लिपटे उस काले सांप को घूर रहे थे। वो सिर्फ 1 मीटर लंबा था और बिल्कुल साधारण सा दिख रहा था, लेकिन उसके इस खौफनाक हमले ने सबके होश उड़ा दिए थे। लेवल 4 के 20 टेमर का कवच तोड़ दिया। क्या सच में एक बेकार सा सांप ऐसा कर सकता है? झाओ फेंग ने अपने हाथ पर बन रहे उस घाव को देखा जो तेजी से काला पड़ रहा था। वो गुस्से से पागल होकर हंसने लगा। बहुत बढ़िया, सच में ये कोई शैतानी ताकत है। सू छिंगशु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन शैतानों को पालने की? आज मैं इंसाफ करूंगा और तुम दोनों को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। इतना कहते ही झाओ फेंग के पीछे एक बड़ा सा चमकता हुआ दरवाजा खुला और उसमें से 5 मीटर से भी लंबा एक विशाल वानर दहाड़ते हुए बाहर निकला। वो लेवल 4 के चरम पर पहुंच चुका एक माउंटेन एप था। उसके शरीर की मांसपेशियां पत्थरों की तरह उभरी हुई थीं। उसने अपने दोनों मुक्कों से अपनी छाती पीटी और बादलों के गरजने जैसी खौफनाक आवाज निकाली। उसकी ताकत की लहरों ने हॉल की आगे वाली कुर्सियों को हवा में उड़ा दिया। सारे छात्र डर के मारे चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। कुचल दो इसे। अपने मालिक का आदेश सुनते ही उस माउंटेन एप ने अपने विशालकाय मुक्कों को उठाया और सू छिंगशु और उस काले सांप को कुचलने के लिए जोर से नीचे मारा। टैंक को भी चकनाचूर कर देने वाले उस भयानक हमले के सामने तुम्हारी आंखों में अचानक एक सुनहरी और बैंगनी रोशनी चमक उठी, और एक सुपीरियर ड्रैगन की वो भयंकर और खौफनाक ताकत पूरी तरह से बाहर आ गई। घुटनों पर आ जा। उसी पल गुस्से से भरा वो विशाल माउंटेन एप हवा में ही अचानक से जम गया। उसकी खूंखार आंखों में अब एक खौफनाक मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। यह खून और प्रजाति का खौफ था। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने जो देखा, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उस लेवल 4 के सबसे खतरनाक माउंटेन एप ने अचानक अपना मुक्का वापस खींच लिया। उसके घुटने कांपने लगे और वो स्टेज पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपना सिर भी उठा सके। वो रोते हुए इस तरह से मिन्नतें करने लगा जैसे कोई छोटा सा बंदर अपनी गलती की माफी मांग रहा हो। ये कैसे हो सकता है? झाओ फेंग के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और वो बुत बनकर रह गया। उसने अपनी पूरी दिमागी ताकत लगा दी ताकि वो उस माउंटेन एप को उठने का हुक्म दे सके, लेकिन उसने चाहे जितनी कोशिश की, वो पहाड़ी वानर हिलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। तुम धीरे से सू छिंगशु के कंधे से नीचे उतरे और हवा में तैरते हुए तुम्हारा शरीर अचानक बड़ा होने लगा। हालांकि लोगों की नजरों से बचने के लिए तुमने अपना 15 मीटर का वो खौफनाक असली रूप नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी तुमने अपना आकार 5 मीटर तक बढ़ा लिया था। तुम रेंगते हुए चाओ फेंग के सामने पहुंचे और ऊपर से उस आदमी को घूरने लगे जो अभी थोड़ी देर पहले तक खुद को अजय समझ रहा था। तुम मुझे परखना चाहते थे ना? क्या अब मेरी औकात नजर आई? चाओ फेंग का शरीर सुन्न पड़ गया और ठंडे पसीने ने उसकी पीठ भिगो दी। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि उसने किस खौफनाक हस्ती से पंगा ले लिया है। ये कोई मामूली काला सांप नहीं था, ये तो सांप की खाल में छिपा एक भयानक ड्रैगन था। चाओ फेंग के दांत किटकिटाने लगे।
एक तजुर्बेकार बीस्ट टेमर होने के नाते वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि इंसानों की भाषा बोलने और सिर्फ अपने खौफ से उसी स्तर के जादुई जानवरों को कुचल देने का क्या मतलब होता है। ये राक्षसों के शाही खानदान की निशानी थी। गलतफहमी। अभी तुम मेरी मास्टर को मारना चाहते थे और अब सिर्फ एक गलतफहमी बोलकर बचना चाहते हो। हरजाना। मैं हरजाना देने को तैयार हूँ, चाओ फिंग जोर से चिल्लाया। जिंदा रहने की तड़प ने उसका सारा घमंड चकनाचूर कर दिया था। चाओ परिवार की आधी संपत्ति नहीं, पूरी की पूरी संपत्ति मैं तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे जिंदा छोड़ दो। पैसे तो मैं खुद ही ले लूंगा। रही बात तुम्हारी, मैं अभी अगले स्तर पर पहुंचा हूं, तो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मुझे एक ताज़ा और ताकतवर शिकार की जरूरत है। ये एक स्कूल है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन चाओ फेंग अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तुमने हमला कर दिया। इस बार तुमने अपने जहर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सीधा वो नई ताकत इस्तेमाल की जो तुमने लोहे की खाल वाले टी रेक्स को निगलकर हासिल की थी। ग्रेविटी फील्ड। एक जोरदार धमाके की आवाज हुई। चाओ फेंग को अपना शरीर अचानक 10 गुना भारी लगा और वो एक ही पल में जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसकी हड्डियों के चटकने की खौफनाक आवाजें आने लगी और अगले ही पल तुमने एक ही झटके में उसका सिर अपने जबड़ों में दबोच लिया। खून खराबे वाला कोई नजारा नहीं था, बस निगल जाने वाला एक काला बवंडर था। और फिर पूरे स्कूल के बच्चों और टीचरों की चीख पुकार के बीच चाओ परिवार का मुखिया, लेवल 4 का महान बीस्ट टेमर, सबके सामने उस खौफनाक काले अजगर द्वारा जिंदा निगल लिया गया। कुछ ही सेकंड बाद जमीन पर बस काले रंग के कुछ खाली कपड़े पड़े थे और तुमने पेट भरने के बाद एक जोरदार डकार ली। तुम्हारे चारों तरफ फैली काली धुंध अब और भी घनी हो गई थी। वो सम्मान समारोह रोंगटे खड़े कर देने वाले इस खौफनाक नज़ारे के साथ खत्म हुआ। सारे लाइव ब्रॉडकास्ट ठीक उसी पल जबरदस्ती काट दिए गए जब चाओ फेंग को निगला गया था। लेकिन दहशत यही नहीं रुकी, बल्कि किसी महामारी की तरह हजारों छात्रों की जुबानी पूरे शहर के अमीर और ताकतवर लोगों के बीच तेजी से फैल गई। चाओ परिवार का मुखिया, लेवल 4 का बीस्ट टेमर चाओ फेंग, सबके सामने एक जादुई जानवर का निवाला बन गया। यह खबर किसी बम की तरह फटी और इसने जियांगहाई शहर के दशकों पुराने शक्ति संतुलन को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। इस बीच शहर के बीचों बीच स्थित चाओ परिवार की बेशकीमती हवेली में एक अजीब और खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। सु छिंगशु चाओ फेंग की बुलेट प्रूफ लग्जरी कार में बैठी थी। कार की खिड़की से बाहर वो उस आलीशान हवेली को देख रही थी जिसे देखकर वो कभी हैरान रह जाती थी। उसने स्टीयरिंग व्हील को इतनी कसकर पकड़ा हुआ था कि उसके हाथ सफेद पड़ गए थे। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसका दम घुट रहा था। मालिक, क्या हम सच में अंदर जाने वाले हैं? चाओ परिवार के पास हवेली की सुरक्षा के लिए जादुई चक्र है और मैंने सुना है कि झाओ परिवार का वो बूढ़ा पूर्वज जो सालों से एकांतवास में है। क्या हुआ? डर गई। पैसेंजर सीट पर बैठे हुए तुम लेदर की सीट पर कुंडली मारे बैठे थे। तुम्हारी बैंगनी और सुनहरे रंग की वो खूंखार आंखें अंधेरे में एक भयानक और जादुई चमक बिखेर रही थीं। अभी झाओ फेंग को निगलने के बाद तुम्हारे शरीर के अंदर की ऊर्जा पागलों की तरह उबल रही थी, जिसे बाहर निकालने के लिए एक भयंकर लड़ाई की सख्त जरूरत थी। झाओ फेंग तो बस एक कचरा था। उसकी आत्मा की यादों में सिर्फ लोगों का खून चूसकर जमा किए गए काले धन का हिसाब था, लेकिन उसकी यादों में एक और दिलचस्प चीज छिपी थी। झाओ परिवार के बेसमेंट के तीसरे माले पर बुरी शक्तियों को पालने वाला एक खून का कुंड है। उसमें पड़ी चीजें मेरी शक्तियों को बढ़ाने के लिए बहुत काम की हैं। और रही बात झाओ परिवार के उस बूढ़े पूर्वज की, वो तो बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अगर वो अपनी जवानी के दिनों में होता तो शायद मैं उससे थोड़ा बहुत सावधान रहता। गाड़ी सीधे अंदर घुसा दो। सु छिंगशु ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में भी एक पागलपन की झलक आ गई। अब जब वो इस खौफनाक रास्ते पर चल ही पड़ी है तो फिर पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं। उसने जोर से एक्सीलरेटर दबा दिया। वो बुलेट प्रूफ लग्जरी कार झाओ परिवार की हवेली के उस भारी भरकम दरवाजे से जा टकराई। रात के सन्नाटे में एक जोरदार धमाका गूंज उठा। तेज रफ्तार की टक्कर से वो मजबूत दरवाजा मुड़कर चकनाचूर हो गया और धड़ाम से गिर पड़ा। हवेली के सायरन तुरंत चीखने लगे, दुश्मन का हमला, दुश्मन का हमला, सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। झाओ परिवार के दर्जनों हथियारबंद लड़ाके अपने पालतू जादुई जानवरों के साथ हर कोने से भागते हुए बाहर निकल आए। आग उगलने वाले कुत्ते, परछाई वाली बिल्लियां और लोहे के हाथों वाले लंगूर, तरह तरह के खूंखार जानवरों की दहाड़ से आसमान गूंजने लगा। सु छिंगशु डर के मारे पीली पड़ गई। उसने घबराहट में ब्रेक दबाना चाहा। गाड़ी चलाते रहो, कुचल दो इन सबको। ये कहते ही तुम पलक झपकते ही गाड़ी की छत फाड़कर बाहर निकल गए और हवा में तैरने लगे। अगले ही पल तुम्हारा शरीर हवा में तेजी से बड़ा होने लगा।
10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। इस बार तुमने अपनी कोई भी ताकत नहीं छिपाई। वो विशालकाय बैंगनी सुनहरी सींग वाले नागराज का शरीर पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। तुम्हारे सिर पर वो घुमावदार सींग जिससे बैंगनी रंग की भयानक बिजलियां कड़कड़ा रही थीं। एक ड्रैगन का वो खौफनाक दबदबा किसी विशाल पहाड़ की तरह वहाँ मौजूद हर इंसान की छाती पर भारी पत्थर सा बैठ गया। वो कौन सा राक्षस है? ड्रैगन, ये तो एक ड्रैगन है। झाओ परिवार के लड़ाके खौफ से कांपते हुए वहीं रुक गए और उनके जादुई जानवर तो डर के मारे जमीन पर ही लेट गए। आसमान के उस सम्राट पर हमला करने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। तुमने नीचे उस भीड़ की तरफ देखा। तुम्हारी आंखों में उनके लिए कोई रहम नहीं था। तुम्हारी उन खूंखार आंखों में एक बिजली सी कौंधी और अचानक साफ आसमान में काले बादल छा गए। अनगिनत बैंगनी बिजलियां आसमान के कहर की तरह नीचे गिरने लगी। जो लड़ाके सबसे आगे दौड़ रहे थे वो अपने उन जानवरों के साथ बिजली छूते ही जलकर राख हो गए। पलक झपकते ही वो आलीशान हवेली आग और बिजली के एक भयंकर समंदर में बदल गई। और जैसे ही तुमने एक ही बार में हवेली की मुख्य इमारत को तबाह करने की सोची, एक दिल दहला देने वाली ऊर्जा हवेली के अंदर बने पूजा घर से अचानक फूट पड़ी। अरे ओ नीच जानवर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पूरे खानदान को मिटाने चला है। ये बूढ़ा आज तेरी खाल उधेड़ कर तेरी नसें खींच लेगा और तुझे एक जिंदा लाश बना देगा। इसके तुरंत बाद वो पुराना पूजा घर एक जोरदार धमाके के साथ फट गया और एक भूरे रंग का छौगा पहने सफेद बालों और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी उड़कर आसमान में आ गया। उसके पैरों के नीचे एक बहुत बड़ी और खौफनाक सफेद मकड़ी थी जो 5वें स्तर की सबसे खतरनाक भूतों की शक्तियों वाली शैतानी मकड़ी थी। झाओ परिवार का बूढ़ा पूर्वज झाओ तियानबा, जानवरों को काबू करने वाला 5वें स्तर का एक महान मास्टर। उसने 20 सालों तक एकांत में तपस्या की थी। उसका इरादा 6ठे स्तर तक पहुंचना था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि तपस्या से बाहर आते ही सामने अपने परिवार को इस तरह बर्बाद होते देख उसने आसमान में मौजूद उस विशाल सांप को खूंखार नजरों से घूरा। अपनी सूखी हुई उंगली से उसकी तरफ इशारा करते हुए वो चिल्लाया, घोस्ट फेस, इसकी रूह को नोच निकालो, मैं इसकी आत्मा को तड़पा कर जलाऊंगा। उस घोस्ट फेस राक्षसी मकड़ी ने तुरंत एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी और उसकी पीठ पर बने निशान रेंगने लगे और वो एक रोते हुए इंसान के चेहरे में बदल गए। और फिर अनगिनत सफेद जाले किसी तेज तलवार की तरह आसमान की तरफ छूटे। इन जालों में भयंकर सड़ा देने वाला जहर भरा हुआ था और तुम आसमान से बरसते उन जहरीले जालों को देखकर तुम्हारी आंखों में बस एक नफरत और गुरूर की चमक थी। जहर का खेल मेरे सामने, तेरी इतनी औकात? तुम अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए और उन जालों को अपने शरीर से लिपटने दिया। चीजों के जलने और पिघलने की डरावनी आवाज आने लगी, लेकिन जो पिघल रहा था वो तुम्हारे शल्क नहीं थे, बल्कि वो मकड़ी के जाले थे। तुम्हारे शरीर के वो बैंगनी और सुनहरे शल्क एक अजीब सी काली रोशनी से चमकने लगे। ये तुम्हारे जहरीले शरीर के विकसित होने के बाद बना विनाशकारी कवच था। उन जहरीले जालों ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि तुम्हारे शरीर ने उन्हें तुरंत सोख लिया और वो शुद्ध जहरीली ऊर्जा में बदल गए। ये देखकर झाओ तियानबा के होश उड़ गए। क्या ये कैसे मुमकिन है? घोस्ट फेस मकड़ी का जहर तो 5वें स्तर का जादुई जानवर भी नहीं झेल सकता। तुमने कहा वो इसलिए क्योंकि तेरी सोच बहुत छोटी है। अब जब तू बाहर आ ही गया है तो वापस जाने की सोचना भी मत। वैसे भी मुझे अपनी उस जादुई शक्ति को निखारने के लिए 5वें स्तर के एक मोती की सख्त जरूरत थी। तुम्हारी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक तुम वहाँ से गायब हो गए। झाओ तियानबा की आंखों के आगे बस एक पल के लिए अंधेरा छाया और खून की गंध वाली एक तेज हवा उसके चेहरे से टकराई। लेकिन वो भी 100 से ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ चुका एक अनुभवी और ताकतवर योद्धा था। उसकी फुर्ती गजब की थी। उसने पलक झपकते ही कछुए के खोल जैसी दिखने वाली अपनी रक्षात्मक ढाल निकाल ली। अर्थ शील्ड, सामने आओ। और एक बेहद मोटी पीली सी जादुई दीवार ने उसे और उस राक्षसी मकड़ी को चारों तरफ से घेर कर सुरक्षित कर लिया। अगले ही पल बिजली से कड़कड़ाती तुम्हारी विशाल पूंछ उस जादुई दीवार पर पूरी ताकत से जा टकराई। वो शानदार ढाल जो 5वें स्तर के सबसे ताकतवर हमले को भी आसानी से रोक सकती थी, तुम्हारी पूंछ की सिर्फ एक वार से किसी कांच की तरह चटक गई और उसमें दरारें पड़ गईं। ये कैसी खौफनाक ताकत है? ये कोई मामूली सांप वाला राक्षस नहीं हो सकता। ये तो ड्रैगन की ताकत है। झाओ तियानबा अब बुरी तरह खौफ में आ चुका था। इतना मजबूत शरीर, 6ठे स्तर का कोई ताकतवर जानवर भी इसके सामने कुछ नहीं है। इसलिए उसने घबराकर अपनी मकड़ी को आदेश दिया, घोस्ट फेस, उसका इस्तेमाल करो जल्दी। तभी घोस्ट फेस मकड़ी ने एक खौफनाक चीख मारी और उसकी पीठ पर बना वो इंसानी चेहरा अचानक से खुल गया। उस बड़े से मुंह से एक गाढ़ा लाल धुआं बाहर निकला। इस धुएं में दिमाग को सुन्न कर देने वाला एक भयंकर मानसिक हमला छिपा था।
जो किसी को भी पल भर में भ्रम में डालकर पागल करके मार सकता था। ये देखकर तुम्हारे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मानसिक हमला। अगर बात जादुई ऊर्जा की होती तो शायद मैं इस 100 साल पुराने बुढ़े से हार जाता, लेकिन अगर बात मानसिक ताकत की है तो बेटा तेरा खेल खत्म। और फिर तुमने अपने दिमाग पर जोर डाला। तुम्हारी रूह की गहराई में सो रहे उस राक्षसी सम्राट के अवतार ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और एक महान सम्राट की असीम ताकत सीधे उस घोस्ट फेस मकड़ी के दिमाग में किसी भाले की तरह जा घुसी। धमाके की एक जोरदार आवाज आई। घोस्ट फेस मकड़ी का वो कमजोर दिमाग पल भर में चकनाचूर हो गया। उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला। उसका विशाल शरीर पत्थर की तरह सुन्न होकर आसमान से नीचे गिरा और जमीन पर जोर से आ टकराया। घोस्ट फेस झाओ तियानबा के मुंह से खून की उल्टी हो गई। उस मानसिक झटके ने उसकी आंखों के आगे अंधेरा ला दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, जादुई ताकत से बने ड्रैगन के एक विशाल पंजे ने उसे ऐसे जकड़ लिया जैसे कोई बाज किसी चूजे को दबोच लेता है। तुमने अपना वो डरावना और विशाल सिर झाओ तियानबा के बिल्कुल करीब कर लिया। तुम्हारी उन नुकीली आंखों में उस बूढ़े का खौफ साफ नजर आ रहा था। तो मैंने सुना है तू मुझे अपना गुलाम बनाना चाहता था। बूढ़ा गिड़गिड़ाया। मुझे बख्श दो, मैं जियांगहाई सिटी बीस्ट टेमिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तो फेडरेशन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। झाओ तियानबा ने बचने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस खौफनाक पकड़ के आगे उसके शरीर की एक हड्डी टूटने की भयानक आवाज कर रही थी। फेडरेशन, बहुत जल्द उन्हें अपनी ही जान बचाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इसके बाद तुमने कोई और बकवास नहीं सुनी, बस अपना मुंह खोला और एक जोरदार सांस अंदर खींची और झाओ तियानबा तथा घोस्ट फेस डेमन स्पाइडर की सारी जीवन ऊर्जा को एक ही बार में निगल लिया। अगले ही पल तुम्हारे पूरे शरीर में एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा दौड़ गई जैसी तुमने पहले कभी महसूस नहीं की थी। एक टियर 5 के शक्तिशाली योद्धा की जीवन ऊर्जा तुम्हारे लिए किसी अमृत से कम नहीं थी। तुमने महसूस किया कि तुम्हारा नया हासिल किया गया स्तर पल भर में ही पूरी तरह से स्थिर हो गया है, यहाँ तक कि वो टियर 3 के मध्य चरण की ओर बढ़ने लगा था। इस बीच हवेली के अंदर चल रही लड़ाई भी खत्म हो चुकी थी। झाओ परिवार के जो लोग जिंदा बचे थे वो जमीन पर घुटने टेके डर से कांप रहे थे और अपनी मौत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। तुम मलबे के ऊपर उतरे और अपने शरीर को सिकोड़कर 2 मीटर के आकार में बदल लिया। अब तुम वापस पहले की तरह ही रहस्यमयी और शालीन दिख रहे थे। यह देखकर सू छिंग श्वे डर से कांपते हुए अपनी गाड़ी से बाहर निकली। जमीन पर बिछी लाशों को और खून के उस समंदर के बीच खड़े तुम्हारे खौफनाक रूप को देखकर उसके पैर जवाब दे गए। वो सीधे जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी और बोली, मालिक का प्रताप सच में अद्वितीय है। तुमने उसे तिरछी नजर से देखा और ठंडे स्वर में कहा, ये मक्खन लगाना बंद करो, तहखाने में जाओ और उस खून के तालाब में जो भी चीजें हैं उन्हें पैक करो, साथ ही झाओ परिवार का खजाना भी, जो कुछ भी साथ ले जा सकती हो सब बटोर लो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। यह सुनकर सू छिंग श्वे एकदम से चौंक गई। कैसा समय? उसने पूछा, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि तुमने अपना सिर उठाकर रात के उस आसमान की तरफ देखा। वो आसमान जो पहले एकदम घुप अंधेरा था, न जाने कब उस पर अजीब सी डरावनी लाल दरारें उभरने लगी थीं। हवा में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी तेजी से बढ़ रही थी जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। यह नजारा देखकर तुम्हारे होठों पर एक अजीब सी बेताबी भरी मुस्कान आ गई। तुम्हें दूसरे लोक से आने वाली उस आक्रामक और विनाशकारी गंध का एहसास हो चुका था, वो जिसके किस्से मशहूर थे, महान प्रलय की शुरुआत।